सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जिस वीडियो की मांग आप लोग लगातार कर रहे थे, जिस वीडियो का इंतजार आप लोग लगातार कर रहे थे अभी तक, वह वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय का पूरा निचोड़ देखने वाले हैं। सभी यूनिट के कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे और किस प्रकार के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, सब कुछ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का गणित पूरा इस वीडियो से तैयार होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग यह वीडियो अपने दोस्तों में सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी की मदद हो पाए, सभी लोग कम समय में बहुत ही बेहतर तैयारी कर पाए। जिनकी भी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, जिनकी भी तैयारी थोड़ी बहुत हो गई है, सभी को यह वीडियो आप शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आप सभी को पता है आपके गणित विषय में सबसे पहले जो है वह है 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए लघुत्तम समापवर्त में क्या आ रहा है, लघुत्तम आ रहा है और समापवर्त आ रहा है, मतलब अपवर्त आ रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए अपवर्त क्या होता है। तो अपवर्त होता है दोस्तों गुणज, यानी कि मल्टीपल होता है। तो अपवर्त की परिभाषा आप देखिए, किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं 1 2 3 4 से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज अपवर्त्य प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए कि अपवर्त्य क्या होते हैं। किसी भी संख्या में अगर आप 1 2 3 का गुणा कर देते हैं तो इस प्रकार आपको उसके अपवर्त, उसके मल्टीपल आपको प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए 2 में अगर प्राकृतिक संख्याओं का आप गुणा कर देते हैं तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 इस प्रकार से संख्याएं प्राप्त होंगी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 2 का मल्टीपल अपवर्त्य कहते हैं। 2 का अपवर्त्य क्या होगा, 2 4 6 8 10। ठीक। अब समापवर्त्य क्या होता है, समापवर्त्य होता है दोस्तों अगर कई सारी संख्याएं आपको दी गई हैं जैसे 2 4 8, तो इनके अपवर्त्य आप लिख लेंगे। तो 4 के अपवर्त्य लिखेंगे तो प्राकृतिक संख्या से गुणा करेंगे तो 4 8 12 16 20 24 इस प्रकार से 4 के अपवर्त्य हो जाएंगे। और 8 के अपवर्त्य आप लिखेंगे तो 8 16 24 32 इस प्रकार से 8 के अपवर्त्य हो जाएंगे। अब समापवर्त्य क्या होता है दोस्तों, समापवर्त्य होता है जो इनमें कॉमन होता है। जैसे 2 4 8 दिया गया है तो आप देखेंगे 8 2 के भी मल्टीपल में अपवर्त्य में आ रहा है और 8 4 के भी मल्टीपल में आ रहा है और 8 8 के भी मल्टीपल में आ रहा है, अपवर्त्य में आ रहा है। तो 8 को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, 8 2 4 और 8 का समापवर्त्य है। तो 2 4 और 8 का जब हम लोग समापवर्त्य लिखेंगे दोस्तों तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखिए 8 लिखेंगे। 8 के बाद देखिए कौन सी संख्या कॉमन मिलेगी, 16। 16 भी 2 4 और 8 इन तीनों के अपवर्त्य में आ रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार जब आप देखेंगे दोस्तों तो कॉमन आपको जो मिल जाएगा 8 16 32 40 इस प्रकार से संख्याएं आपको 48 इस प्रकार से मिलती रहेंगी। और तो इस प्रकार से 2 4 और 8 की जो समापवर्त्य संख्याएं होंगी दोस्तों वह 8 16 32 40 48 इस प्रकार से होंगी। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग किन्हीं संख्याओं में समापवर्त्य देखेंगे तो बहुत सारी संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। ठीक है। लेकिन जो लघुत्तम सबसे छोटा समापवर्त्य अगर हम देखें तो सबसे छोटा जो समापवर्त्य है वह एक ही है, 8। ठीक है। तो इसी को हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। यही देखिए परिभाषा आप देख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो। मतलब कि अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर हमें ये निकालना हो कि 2 4 और 8 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं तो 8 16 32 40 ये सभी संख्याएं कटती हैं। लेकिन वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 2 4 और 8 से पूरी तरीके से विभाजित होती है। तो ऐसी कौन सी संख्या है दोस्तों, ऐसी संख्या सबसे छोटी संख्या जो है वह 8 है। ठीक है।
तो यही होता है लासा दोस्तों। सबसे छोटा गुणज जो होता है दी गई संख्याओं में, उसी को हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। ठीक है, अब लघुत्तम समापवर्त्य निकालते कैसे हैं? तो लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की दो विधियां हैं। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है भाग विधि। तो दोनों यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों। देखिए, पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब अगर आपको संख्याएं दोस्तों मान लेते हैं दी हुई हैं 8, 12 और 20 का लासा आपको निकालना है। ठीक है, मतलब कि 8, 12 और 20 के मल्टीपल में सबसे छोटा जो मल्टीपल है वही आपको निकालना है। 8, 12 और 20 के गुणज में सबसे छोटा जो गुणज है वही आपको निकालना है। तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले आप दी गई संख्याओं को लिख लीजिए इस प्रकार 8, 12 और 20। ठीक है, इस प्रकार आपने 8, 12 और 20 को लिख लिया। अब 8 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको लिखना है, मतलब कि उन संख्याओं के गुणनखंड के रूप में आपको लिखना है जो संख्याएं अभाज्य हों, जिनमें भाग ना जाता हो। जैसे 8 का अगर आपको अभाज्य संख्याएं निकालनी है तो देखिए 8 को इस प्रकार लिखेंगे, और आप इसमें किससे भाग दे सकते हैं? सबसे पहले देखेंगे 2 से भाग देंगे तो 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2, फिर 2 से भाग देंगे तो 1। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 8 2 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 8 को आप 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और इसी प्रकार 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 20 को 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप संख्याओं को लिख लेंगे। अब देखिए, जब 8 को आपने 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख लिया, तो अब इसे कितना लिख सकते हैं? इसे आप लिख सकते हैं 2 के घाते 3। ठीक है, क्योंकि 2 का 3 बार गुणा हो रहा है तो इसे हम लिख लेंगे 2 के घाते 3। और इसी प्रकार 12 को यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 को कितना लिख सकते हैं? 2 के घात 2, क्योंकि 2 का 2 बार यहाँ पे गुणा हो रहा है और 3 का 1 बार गुणा हो रहा है, तो 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 1। ठीक, अब इसके बाद देखिए 20 को कितना लिख सकते हैं? 2 के घाते 2 और गुणे 5 के घाते 1। इस प्रकार दोस्तों इतना लिख लिया आपने। अब लासा जब आप लिखेंगे, इतना जब आपने अभाज्य गुणनखंड इनका फाइंड कर लिया, तो इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको देखना है कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो आपको 2 की सबसे बड़ी घात लेनी है। तो देखिए 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ इन तीनों में कहाँ है? इन तीनों में 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ है, 2 के घाते 3। तो इसे यहाँ आप लिख लीजिए लासा लिखते समय 2 के घाते 3। फिर इसके बाद आप देखिए कौन सी संख्या आ रही है? तो 3 आ रही है। अब 3 की सबसे बड़ी घात आपको लिखनी है। तो यहाँ देखेंगे 8 में तो 3 आ नहीं रहा है, 12 में 3 आ रहा है, इसकी घात 1 है, और 20 में 3 नहीं आ रहा। तो सबसे बड़ी घात जो हमें मिल गई 3 की, वह 3 के घाते 1 मिल गई। तो गुणे 3 के घाते 1 लिख लेंगे। अब देखेंगे कौन सी संख्या आ रही है इन तीनों में? तो 5 आ रहा है। तो 5 की सबसे बड़ी घात, इन दोनों में 5 है नहीं, एक ही जगह है, तो वही हो जाएगा, यानी कि गुणे 5 के घाते 1। अब 2 के घाते 3 कितना होता है? 8। तो गुणे 8 गुणे 3 गुणे 5। अब इनका गुणा कर लेंगे तो 8 त्रिक 24 और 24 पच्चे 120। तो लासा हमें कितना मिल जाएगा? 120। तो इसी प्रकार दोस्तों जो भी संख्याओं का आपको लासा निकालना है उसको आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेना है। फिर इस प्रकार घात के रूप में आप लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। आपको सबसे बड़ी घात गुणे के रूप में लिख लेनी है। जैसे यहाँ पे 2, 3 और 5 आ रहा था, ठीक है, तो 2 की सबसे बड़ी घात, फिर 3 की सबसे बड़ी घात और 5 की सबसे बड़ी घात लिखनी है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरी विधि जो है लासा निकालने की दोस्तों, वह है भाग विधि, डिवीजन मेथड। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जैसे 8, 12 और 20 का हमें लासा निकालना है, तो 8, 12 और 20 को इस प्रकार लिख लेंगे और सबसे पहले चेक करेंगे कि 2 से भाग जा रहा है कि नहीं। पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 2 से नहीं जा रहा होगा तो 3 से चेक करेंगे, इस प्रकार 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, 7 से, इस प्रकार हम लोग संख्याएं बढ़ाते जाएंगे जब तक डिवीजन किसी में जाए ना। इन
तीनों में से किसी एक में भी अगर डिवीजन जा रहा है, भाग जा रहा है, तो हम भाग देंगे और शेष संख्याओं को उसी प्रकार लिख लेंगे। देखिए आप 2 से भाग जा रहा है, अब सभी में जा रहा है तो सभी में दे दीजिए। 8 क्या हो जाएगा 2 से भाग देने के बाद 4 हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 20 में भाग देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद चेक करेंगे 4, 6 और 10 में 2 से भाग जा रहा है कि नहीं, तो जा रहा है तो देंगे, फिर यहाँ 2 लिख लेंगे। अब 2 से फिर से भाग जाएगा तो 4 2 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा और 10 5 हो जाएगा। अब फिर से चेक करिए 2 से भाग जा रहा है कि नहीं, तो यहाँ 2 है, इसमें जा रहा है, 3 और 5 में नहीं जा रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर किसी एक में भी जा रहा है तो हम भाग देंगे, तो 2 से फिर से भाग देंगे तो 2 1 हो जाएगा और 3 में भाग नहीं जा रहा है 2 से, तो उसे उसी प्रकार लिख लेंगे। 3 यहाँ है तो 3 को इसी प्रकार नीचे लिख लिया हमने, और 5 में भी नहीं जा रहा है तो 5 को भी इसी प्रकार यहाँ नीचे लिख लेंगे। अब देखेंगे वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिससे अब भाग जा रहा है। तो अब दोस्तों 2 से भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो अब हम 3 से चेक करेंगे कि भाग जा रहा है कि नहीं। तो 3 से देखिए यहाँ पे 3 है, इसमें भाग जा रहा है तो 3 से आप भाग दे दीजिए। तो देखिए 1 इसी प्रकार लिख लेंगे और 3 में भाग जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और 5 में 3 से भाग नहीं जा रहा तो इसे इसी प्रकार लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों 3 के बाद यहाँ 4 से भाग जाएगा नहीं, 5 एक संख्या बची है तो सीधे हम 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो अब 5 से भाग देंगे तो 1 1 1 आपको मिल जाएगा। जब आपको सभी जगह 1 मिल जाए तो आपको क्या करना है, ये जो संख्याएं हैं इनका आपस में गुणा करके लासा के बराबर दिखा देना है। तो लासा बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि 2 का 3 बार गुणा और गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो 8 गुणे 3 और गुणे 5, तो कितना आ जाएगा 120। देखिए दोनों विधि से हमने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से 8 12 और 20 का हमने लासा निकाला तो 120 मिला, और भाग विधि से 8 12 और 20 का हमने यहाँ पे लासा निकाला है तो 120 है। अब दोस्तों यहाँ पे आपने दोनों लासा के मेथड देख लिए, किस प्रकार हमें निकालना है, लासा होता क्या है और कैसे निकालना रहता है। अब इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे महत्तम समापवर्तक, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अपवर्तक है दोस्तों, यहाँ पे अपवर्त नहीं अपवर्तक है। मतलब कि अपवर्तक मतलब क्या होता है, विभाजक, डिवीजर। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या के अपवर्तक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर संख्या 18 है तो इसके अपवर्तक क्या है, 18 किन किन संख्याओं से कटता है, 1 से 2 से 3 से 6 से 9 से, और 18 खुद से कटता है। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं यह 18 की अपवर्तक संख्याएं हैं। इसी प्रकार आप 42 के अपवर्तक लिखना चाहें तो 1 2 3 6 7 14 21 और 42 खुद। ठीक है, तो ये सभी अपवर्तक हो गए। अब इसके बाद अगर पूछता है कि 18 और 42 के समापवर्तक कौन है, तो इन दोनों में जो कॉमन है उन्हें 18 और 42 के हम समापवर्तक कहेंगे। तो 1 देखिए दोनों जगह है, फिर 2 दोनों जगह है, 3 दोनों जगह है और 6 दोनों जगह है। तो 1 2 3 और 6 क्या हैं, 18 और 42 के समापवर्तक हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप समझ गए समापवर्तक क्या होता है। अब आपको समझना है सबसे बड़ा महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो इनमें सबसे बड़ा समापवर्तक कौन सा है, 6। तो 6 को हम लोग क्या कहेंगे, महत्तम समापवर्तक या मासा, यानी कि 18 और 42 का मासा क्या होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6, जो सबसे बड़ा विभाजक होगा दोनों संख्याओं का, उसे हम लोग महत्तम समापवर्तक कहेंगे। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक की परिभाषा क्या हो गई दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर सके उसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे 18 और 42 को विभाजित करने वाली संख्याएं कॉमन संख्याएं तो 1 2 3 और 6 यह चारों हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी कौन सी महत्तम समापवर्तक कौन सी संख्या है, तो वह 6 है। ठीक है, इसको निकालने, अब महत्तम समापवर्तक निकालने की विधि दोस्तों यहाँ पे भी 2 विधियां हैं, वही अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग क्या करेंगे, 18 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो
18 को जब लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 42 को लिखेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको घात के रूप में नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको जो संख्याएं कॉमन है, जैसे यहाँ पे 2 दोनों जगह आ रहा है, ठीक है, ये 2 दोनों जगह आ रहा है, ठीक, और ये 3 दोनों जगह आ रहा है, तो आपको बस उतना ही पार्ट लिखना है जो दोनों जगह आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दोनों जगह है तो यहाँ पे मासा में 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे 3 दोनों जगह है तो 3 लिख लेंगे। तो केवल वही संख्याएं आपको लिखनी है दोस्तों जो दोनों जगह आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कॉमन क्या मिल रहा है, 2 और 3, तो आप लिख लेंगे 2 गुणे 3 यानी कि 6। तो 18 और 42 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 6। जैसा कि यहाँ पे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा भी था कि 6 आ रहा था, वैसे आपने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करके भी देखा कि 18 और 42 का जो मासा आएगा वह 6 आएगा। अब भाग विधि से आप देख लीजिए, भाग विधि में दोस्तों आप समझिए किस प्रकार होगा। देखिए 162, 126 और 180 का मासा ज्ञात कीजिए, यह क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन है, तो सबसे छोटी संख्या 126 है। 126 से उससे बड़ी जो संख्या है उसमें आप भाग दे दीजिए। तो 126 से यहाँ हम भाग दे रहे हैं 162 में, तो देखिए एक बार जाएगा और 126 यहाँ लिख लेंगे। 162 में से 126 घटाएंगे तो 36 मिलेगा। अब यहाँ पे शेषफल हमें 36 मिल गया दोस्तों। अब इस शेषफल से दोस्तों हम लोग भाग देंगे उस संख्या में जिससे इससे पहले भाग दिया जा रहा था। तो इससे पहले दोस्तों 126 से भाग दिया जा रहा था, इससे पहले भाजक कौन था, 126। तो 36 से दोस्तों हम लोग 126 में भाग देंगे। ठीक है, 126 में भाग देंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 बार में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और यहाँ शेषफल बच जाएगा दोस्तों 18। ठीक है, अब 18 यहाँ बच गया। अब फिर से इस 18 जो शेषफल बचा है उससे इससे पहले जो भाजक था यानी कि 36 में हम लोग भाग देंगे। तो 18 से 36 में भाग देंगे तो देखिए 2 बार जाएगा, 18 दूनी 36 होता है, पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे जो संख्या प्राप्त हुई दोस्तों जिससे पूरा पूरा विभाजन हो गया, जहां पे शेषफल नहीं बचता है दोस्तों वहीं पे जो भाजक होता है वही मासा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 126 और 162 का जो मासा मिल गया है 18। ठीक है, 162 और 126 का तो मासा मिल गया 18, लेकिन हमें तो तीनों संख्याओं का ज्ञात करना है। तो तीनों संख्याओं का ज्ञात करने के लिए आप फिर से 18 और 180 का मासा निकाल लेंगे तो तीनों संख्याओं का मासा निकल जाएगा। ठीक है, तो 18 और 180 का मासा आप निकाल लीजिए। तो देखिए 18 और 180 का मासा निकालने के लिए हम 18 से 180 में भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए एक बार में जाएगा तो 18 और ये पूरा कट जाएगा, यहाँ शून्य बचा है तो फिर से शून्य बार ले जाएंगे तो यह पूरा पूरा 18 से कट जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों 126, 162, अब देखिए 18 से पूरा पूरा कट गया है तो यही 18 जो हो जाएगा वह मासा हो जाएगा। जिस भाजक से जो शेषफल होता है वह शून्य आ जाता है, वही जो भाजक होता है वही मासा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, 126, 162 और 180 का जो मासा है वह 18 है, क्योंकि 18 से यहाँ पे आपने देखा यह पूरा कट गया और 18 से यहाँ पर भी पूरा कट गया है। तो 18 जो हो जाएगा वह 126, 162 और 180 का मासा हो जाएगा। इस प्रकार के दोस्तों मैंने आपको बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। इससे पहले भी दोस्तों मैंने आपको गणित को पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाया है और हर एक चैप्टर पे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो आप गणित के प्लेलिस्ट में यहाँ ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जा करके आप सभी चैप्टर्स का आप कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिए। जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उस पे वो सभी वीडियोस आप साथ साथ देख लीजिए, साथ साथ क्वेश्चन लगा लीजिए। कम से कम समय है आपके पास, मैं मानता हूं, लेकिन प्रैक्टिस, मैथ में सब कुछ प्रैक्टिस है, तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए और जहां भी दिक्कत आए मुझे बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों आपने लासा और मासा दोनों पढ़ लिया, दोनों को निकालते कैसे हैं यह पढ़ लिया। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पे हैं जिसपे प्रश्न बनते हैं। देखिए
दो संख्याओं के लासा और मासा में क्या संबंध होता है, यह आप लोग देख लीजिए। अगर दो संख्याओं का मासा और लासा आपको पता है तो उनका जो गुणनफल होगा वह बराबर होगा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। अब इस पे दोस्तों प्रश्न कैसे बनता है, दो संख्याओं का मासा और लासा आपको दे देगा और इनमें से एक संख्या आपको दे देगा और दूसरी संख्या का मान पूछेगा। तो लासा मासा आपको पता रहेगा तो यहाँ एक वैल्यू पुट हो जाएगी और एक वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी, तो दूसरी संख्या अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार के प्रश्न इस पे बनते हैं। या फिर आपको दोनों संख्याएं दे देगा और मासा दे देगा और लासा पूछेगा, तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। मैंने हल कराया है, आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन पेपर भी मैंने करा दिए हैं, तो आप जा करके सभी वीडियोस को देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, परमेय संख्याओं का अगर लासा और मासा आपको निकालना हो तो किस प्रकार निकालेंगे। अगर परमेय संख्या का, जैसे परमेय संख्या क्या, जैसे 1/2 है और 5/7 है, इसका अगर आपसे लासा पूछ ले दोस्तों तो आप क्या करेंगे, जो अंश में संख्याएं हैं 1 और 5 इसका आप लासा निकाल लेंगे और जो हर में संख्याएं हैं 2 और 7 इनका आप मासा निकाल के लिख देंगे। तो अंश में जो अंश हैं उनका लासा आप लिख दीजिएगा और हर में हरों का मासा लिख दीजिएगा, तो वही परमेय संख्याओं का लासा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार परमेय संख्याओं का मासा निकालने के लिए अंश जो है उनका आप मासा निकाल लीजिएगा और हर का जितने भी हर रहेंगे उनका आपको लासा लेके लिख देना होगा, यही परमेय संख्या का मासा हो जाएगा। ठीक है, तो इतने ही तरीके के दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बन सकते हैं। और जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो आप समझिएगा आपको मासा निकालना है, और जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो आपको लासा निकालना है। यह आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद अगला चैप्टर दोस्तों हम लोग देखते हैं व्यंजकों की संक्रियाएं तथा कोष्टक का सरलीकरण। अब इस चैप्टर में दोस्तों आपको पढ़ना है बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, उनका जोड़ घटाना किस प्रकार करते हैं, अगर कोष्टक लगा है तो किस प्रकार सरल करते हैं। अब देखिए बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक समझने से पहले दोस्तों आपको समझना होगा कि ज्ञात और अज्ञात समझ लीजिए, नोन और अननोन क्या होता है। अब ज्ञात जो नोन होता है दोस्तों, जैसे 1 2 3 4, अब 4 है तो 4 का मतलब आपको पता होता है कि 4 एक संख्या है जो गिनती में 4 जो होता है उसी को दिखाता है। ठीक है, तो 4 का मतलब तो दोस्तों आपको पता है, और इसका मान जो होता है वह बदलता नहीं है। इसीलिए ये जो नोन जो ज्ञात संख्याएं होती हैं इसे हम लोग अचर कहते हैं, नॉन वेरिएबल, इनका मान बदलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप अज्ञात अननोन जैसे x y z a b c, तो ये कुछ भी हो सकता है। x का मान दोस्तों कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए इन्हें चर कहते हैं, वेरिएबल्स। x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसी प्रकार x का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान, z का मान, a b c का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें हम चर कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का मिला जुला रूप, ज्ञात और अज्ञात का मिला जुला रूप जो होता है दोस्तों वही बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, अज्ञात अननोन वेरिएबल क्या होता है। x से कई लोग डरते हैं, तो x क्या होता है, तो जैसे मान लेते हैं आपके घर में कितने गमले हैं यह आपको पता नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं गमलों की संख्या जो है x है। ठीक है, अब इसके बाद आप कहते हैं कि जितने भी गमले हैं मेरे घर में, ठीक है, तो उनको मुझे दोगुना करना है। यानी कि अब जब आप दोगुना कर देंगे तो आपके घर में गमलों की संख्या कितनी होगी, 2 गुणे x हो जाएगी, यानी कि 2x हो जाएगी। अब इसके बाद आपने सोचा कि हाँ 2 गुने तो कर दूंगा, लेकिन 5 गमले मैं और लाऊंगा जिसमें अपने मनपसंद के पौधे मैं लगाऊंगा। ठीक है, तो अब गमलों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके घर में, 2x धन 5 हो जाएगी। तो यही जो रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों, जो भी अननोन चीजें हैं उनका जो मिला जुला रूप होता है नोन और अननोन का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2x धन 5 गमलों की संख्या अगर आपके घर में है तो यह बीजीय व्यंजक है। अब x जब आप गमलों की संख्या गिन लेंगे कितने गमले हैं, तो x की जगह आप उसका मान रख देंगे, आपको
पता चल जाएगा कि आप दोगुने के बाद फिर 5 गमले और जब ले आएंगे तो आपके घर में कितने गमले हो जाएंगे। इसी प्रकार x से आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है सबको सरल करना। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि गुणांक क्या होता है। तो किसी पद में जिस संख्या का गुणा हो रहा हो उसे गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2x + 5 था, तो इसमें 2x एक पद है और 5 एक पद है अलग। तो 2x पद में x का गुणांक कितना है? x का गुणांक 2 है। ठीक है, इसको हम लोग चर पार्ट कहते हैं, वेरिएबल पार्ट कहते हैं, और इसको कोफिशिएंट कहते हैं, अचर पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो 2x में x का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। ठीक है, x का गुणांक 2 है। ठीक, इसके बाद दोस्तों आप समझिए सजातीय पद क्या होते हैं और विजातीय पद क्या होते हैं। तो देखिए सजातीय पद 2 या 2 से अधिक पदों से संख्यांक गुणांक हटा देने पर एक ही प्रकार की राशि बनती है तो उन्हें सजातीय पद कहते हैं। अब अगर कई सारे पद दिए हों और उनके गुणांक को हम लोग हटा दें तो जो राशि बचती है अगर वह एक ही प्रकार के हों, उनमें कोई अंतर ना हो, एक ही प्रकार के हों, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सजातीय पद कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल आप देखिए 2x² लिखा है, -3x² लिखा है, 6x² लिखा है, 1/4x² लिखा है। तो इसमें से अगर हम संख्यांक जो गुणा हो रहा है गुणांक को हम हटा देते हैं तो देखिए क्या बचेगा। यहाँ पे 2x² में गुणांक क्या है? 2 है, तो 2 को हटा दीजिए तो कितना बचेगा? x²। यहाँ पे गुणांक देखिए -3 है, इसे हटा देंगे तो x²। यहाँ 6 है तो इसे हटा देंगे तो x², और यहाँ 1/2 है, 1/4 है तो इसे हटा देंगे तो x²। तो गुणांक हटाने के बाद देखिए क्या बच रहा है? सभी जगह x² बच रहा है। ठीक है, मतलब कि एक ही प्रकार की राशि बच रही है, x²। तो ऐसे पदों को दोस्तों हम क्या कहेंगे? ऐसे पदों को सजातीय पद कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आप विजातीय पद किन्हें कहते हैं? गुणांक हटाइए आप और इसके बाद आपको जो राशि मिले वह अलग अलग मिले। जैसे यहाँ पे x³ मिल रहा है, यहाँ पे x मिल रहा है, यहाँ पे x⁴ मिल रहा है, यहाँ पे x² मिल रहा है, या इस प्रकार लिखा हो जैसे 2xy लिखा हो या 4x³ लिखा हो। तो यहाँ पे गुणांक आप हटाएंगे तो xy मिलेगा, यहाँ पे x³ मिलेगा। तो असमान राशियां मिल रही हैं, तो ऐसे पदों को हम लोग क्या कहते हैं? विजातीय पद कहते हैं। तो जब भी आप बीजीय व्यंजकों का जोड़ या घटाना करते हैं दोस्तों, तो केवल जो सजातीय पद होते हैं उन्हीं का जोड़ घटाना आपस में होता है। जो विजातीय पद होते हैं उनको आप आपस में जोड़ घटा नहीं सकते हैं। केवल समान चीजों को, आप चावल और 1 लीटर तेल को आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। आप 1 किलो चावल और धन 2 किलो चावल को ही आपस में जोड़ के 3 किलो चावल बोल सकते हैं। तो यही बात है दोस्तों सजातीय और विजातीय में। बीजीय व्यंजकों में जो समान प्रकार की राशियां होती हैं उन्हें आप जोड़ घटा सकते हैं, लेकिन जो असमान राशियां होती हैं उनको आप जोड़ घटा नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा हुआ प्रश्न है x² - 2xy + 9y² और x² + 2xy - 8y² का योगफल होगा। तो देखिए दोनों को जोड़ना है। किस प्रकार जोड़ेंगे? देखिए इस प्रकार लिख लेंगे, जो दिया है दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे धन का चिन्ह हो जाएगा। अब ब्रैकेट खोल लीजिए आप, तो देखिए x² - 2xy + 9y² + x² + 2xy - 8y²। इस प्रकार आपने लिख लिया, दोनों को जोड़ना है। तो अब देखिए यहाँ पे x² है। ठीक है, तो x² का जो पद है दोस्तों वह किसी x² के ही पद के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए तो x² का एक पद और है। ठीक है, और वो भी धन x² है। तो यहाँ पे x² + x² होगा तो कितना आ जाएगा? 2x² आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए इसके बाद है xy का पद। ठीक है, -2xy है, यानी कि इसका जो चर पार्ट है वह कितना है? xy। अब हमें देखना है कि यहाँ पे और कौन सा ऐसा पद है जिसमें xy आ रहा है। तो ये जो पद है इसमें xy आ रहा है। ठीक, अब ये
जुड़ेगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे -2xy है और यहाँ पे +2xy है, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो शून्य हो जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे y² का पद है। अब हमें इसमें देखना है y² का पद कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, +9y² और -8y² आपस में जुड़ेंगे तो कितना बचेगा, y², एक y² बच जाएगा। तो उत्तर हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों, 2x² + y²। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता चल गया कि बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना हम किस प्रकार करते हैं। अब इसके बाद देखिए बीजीय व्यंजकों में ही किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था आपसे, एक रेलगाड़ी की चाल जो है वह x² + 3x + 2 km/h है, तो x + 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, ठीक है। तो आपको रेलगाड़ी की चाल एक बीजीय व्यंजक के रूप में दिया है और कितने घंटे वह चल रही है यह भी आपको बीजीय व्यंजक के रूप में दिया है, और वह कितनी दूरी तय करेगी यह आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चाल पता है और दूरी पता है, और फॉर्मूला दोस्तों जो सबसे बेसिक है वह आपको पता होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बराबर आप कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको दूरी निकालना है, ठीक है। तो दूरी बराबर आप लिख सकते हैं चाल गुणे समय। ये दूरी बराबर हो जाएगा, यह समय इधर आएगा बराबर के, तो गुणे के रूप में हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब दूरी बराबर चाल का वैल्यू रख दीजिए और दूरी का वैल्यू आप रख दीजिए, तो दोनों यहाँ आपस में गुणे में हो जाएंगे, ठीक। अब जब गुणा होगा दोस्तों तो ये जो पहले ब्रैकेट में है इसमें देखिए 3 पद हैं, और जो दूसरे ब्रैकेट में है उसमें 2 पद हैं, ठीक। तो जब इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे दोस्तों, पहले व्यंजक का जो पहला पद है इसका गुणा दूसरे व्यंजक के दोनों पदों में होगा, ठीक। तो इस प्रकार यहाँ पे लिख लेते हैं x² गुणे x + 2, ठीक। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद पहले व्यंजक का जो दूसरा पद है 3x, इसका गुणा इन दोनों में होगा, दूसरे व्यंजक के दोनों पदों में, यानी कि यहाँ पे देखिए प्लस आ रहा है तो +3x का गुणा दूसरे व्यंजक के दोनों पदों में, तो इसे लिख लेंगे 3x × x + 2, फिर +2 का गुणा इन दोनों दूसरे व्यंजक के दोनों पदों में, तो इस प्रकार से लिख लेंगे +2 × x + 2। अब सबका यहाँ गुणा कर लीजिए, देखिए x² का गुणा होगा x में तो ये हो जाएगा x3, ठीक है। और फिर धन x² का गुणा होगा 2 में तो 2x², और इस प्रकार आप गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3x² और 6 + 6x, फिर +2 का गुणा होगा x में तो 2x, फिर 2 का गुणा इस 2 में होगा तो यहाँ देखिए यहाँ पे आएगा 4, ठीक। इसे आप 4 बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ x³ का पद है, अब यहाँ पे x³ का पद है दोस्तों, और आपको देखना कि x³ का कोई और पद आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तो इसे इसी प्रकार आप लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x² का पद आया है, तो देखिए और कौन सा है x² का पद, तो यहाँ पे है 3x², तो 2x² + 3x² कितना हो जाएगा 5x², और यहाँ पे देखिए x का पद आ रहा है, और कहाँ पे x का पद आ रहा है, यहाँ पे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 6x धन 2x कितना हो जाएगा 8x, और कांस्टेंट यहाँ पे है 4, तो ये हो जाएगा 4। तो इस प्रकार आपको उत्तर कितना मिल गया, x³ + 5x² + 8x + 4। यह दूरी दोस्तों आपको मिल गई, इतनी दूरी जो है वह रेलगाड़ी तय करेगी, ठीक है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों आपने देख लिया व्यंजकों का हम लोग किस प्रकार जोड़ घटाना और गुणा कर रहे हैं। अब दोस्तों हमें देखना कि किस प्रकार ब्रैकेट अगर दिए हों, किसी भी प्रश्न में कई सारे ब्रैकेट्स लगे हों और कई सारी संक्रियाएं हो रही हों, जोड़ घटाना गुणा भाग हो रहा हो, तो किस प्रकार हम उसको सरल करते हैं, किसको कौन सी क्रिया होगी जिसे हम लोग पहले करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कई सारे ब्रैकेट लगे हैं, ऊपर बार ब्रैकेट लगा है, तो यहाँ पे किस प्रकार आप सरल करेंगे यह समझना है आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे रूल होता है बॉडमास रूल, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सरल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सरल करते हैं V यानी कि वेन्युकुलम यानी कि रेखा यानी कि बार ब्रैकेट।
अगर कहीं पे दोस्तों कुछ संख्याएं लिखी हैं और उसके ऊपर बार लगा हुआ है, बार ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखिए बी है ब्रैकेट्स, बार ब्रैकेट के बाद दोस्तों हम लोग सिंपल ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। और इसमें भी सबसे पहले देखिए इसको हम लोग छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, इसको मझला और इसको बड़ा। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मझले को, फिर बड़े ब्रैकेट को। ठीक, ये याद रखिएगा। अब ऑफ मतलब कि जैसे लिखा हो 200 का 5% और इसके पावर, तो ये परसेंट और पावर से मैटर है दोस्तों। परसेंट और पावर में इसे देखना होता है, तो ये इस पे आधारित आपसे प्रश्न नहीं पूछता है, तो हम लोग अगला देखेंगे। अब ब्रैकेट के बाद दोस्तों हम लोग डिवीजन सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इसी क्रम में हमें सॉल्व करना होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है आपको, इसमें आप क्या क्या देख पा रहे हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और बार ब्रैकेट। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग किसे सॉल्व करते हैं, बार ब्रैकेट को, और उसके बाद फिर छोटे, फिर मझले, फिर बड़े ब्रैकेट को। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे आप लोग इसी प्रकार लिख लीजिए। देखिए 8.7 माइनस ब्रैकेट में 7.6 माइनस मझला ब्रैकेट 6.5 माइनस ब्रैकेट में 5.4 माइनस, अब इसे जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 4.3 में से 2 घटेगा, तो देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, 2.3 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, 2.3 यहाँ पे बच जाएगा और इसे इसी प्रकार लिख लेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे हमने बार ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे बचेगा, उससे हम लोग इसी प्रकार यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इसी प्रकार इनको लिख लेंगे। और छोटे ब्रैकेट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5.4 माइनस 2.3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.1। तो यहाँ पे 3.1 हम लोग लिख लेंगे। अब इसके बाद मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो देखिए 6.5 में से 3.1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3.4। ब्रैकेट में 3.4 है और बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो अंदर गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा 7.6 माइनस 3.4 और घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.2। और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4.2। और 8.7 में से 4.2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4.5। तो इस प्रकार दोस्तों आपको क्रम समझ में आ गया। पहले सबसे पहले बार ब्रैकेट में जो है उसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद छोटे ब्रैकेट में जो चीजें हैं उनको सॉल्व कर लेंगे आपस में। इसके बाद जो मझले ब्रैकेट में जो चीजें हैं उनको सॉल्व करेंगे। मझले ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद बड़े ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक क्वेश्चन ये देख लिया आपने दोस्तों बार ब्रैकेट पे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आपके परीक्षा में पूछ चुका है, ये देख लीजिए। 80 का गुणा हो रहा है, बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस मझले ब्रैकेट में है 7 गुणे 8 धन, फिर छोटे ब्रैकेट में है 13 ऋण 2 गुणे 5। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अगर बार ब्रैकेट हो तो बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इसके बाद छोटे ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो छोटा ब्रैकेट यहाँ पे देखिए दोस्तों ये है, इस छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। तो इस छोटे ब्रैकेट में आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, 13 ऋण 2 गुणे 5 हो रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं छोटे ब्रैकेट में भी, एक तो ऋण का चिन्ह है और एक गुणे का चिन्ह है। तो हम लोग पहले क्या सॉल्व करते हैं, हम लोग पहले गुणा सॉल्व करते हैं। ऋण के ऊपर क्या होता है, गुणा होता है, तो इसमें गुणा पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी। छोटे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 13 माइनस 10। देखिए बाकी चीजें हमने वैसे ही लिख ली हैं। और छोटे ब्रैकेट में सबसे पहले क्या होगा, छोटे ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। छोटे ब्रैकेट में सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो देख रहे हैं दो चीजें हो रही हैं, एक तो माइनस हो रहा है, एक गुणा हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग किसे सॉल्व करेंगे, गुणे को। ठीक है, तो अब गुणा हमने कर लिया, अब हम लोग घटाना कर लेते हैं। तो 13 में से 10 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, इस छोटे ब्रैकेट में अब छोटे ब्रैकेट में कुछ सॉल्व करने को रह नहीं गया, तो छोटे ब्रैकेट को हटा देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा,
मझले ब्रैकेट में 7 गुणे 8 फिर धन 3। ठीक, इस प्रकार मझले ब्रैकेट में कितना हो गया 7 गुणे 8 धन 3। अब इस मझले ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। 7 का गुणा 8 में हो रहा है, फिर जुड़ रहा है 3। तो पहले गुणे को सॉल्व करेंगे तो 7 का गुणा 8 में होगा तो 56, ये हो जाएगा 56 धन 3 मझले ब्रैकेट में। ठीक, अब 56 धन 3 कितना हो जाएगा 59, 59 हो गया। अब मझला ब्रैकेट हटा देंगे और ऋण का गुणा हो जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा ऋण 59। ठीक, अब ये हो गया 56 ऋण 59। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -3, और -3 का गुणा जब 80 में होगा तो ये कितना हो जाएगा -240। तो उत्तर कितना मिल जाएगा -240। ठीक, तो इस प्रकार दोस्तों बीजीय व्यंजक को सरल करना और ब्रैकेट को कैसे सरल करना है यह आपने सीख लिया। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद है दोस्तों संख्याओं की अवधारणा। अब दोस्तों एक प्रश्न आपके अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या पे पूछता है, तो आप समझ लीजिए कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती हैं। देखिए, अनुवर्ती लिखा हो या परवर्ती लिखा हो या उत्तरवर्ती संख्या लिखा हो, इसका एक ही मतलब होता है। ठीक है, इन तीनों का मतलब एक ही होता है और इसे हम लोग इंग्लिश में सक्सेसर नंबर बोलते हैं। ठीक है, अनुवर्ती या परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या का मतलब होता है जिस भी संख्या के बाद, जैसे 5 की बात हो रही है तो 5 की अगर उत्तरवर्ती संख्या आपसे पूछ रहा है या अनुवर्ती संख्या पूछ रहा है या परवर्ती संख्या पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है 5 में 1 जोड़ देना है, वही 5 की अनुवर्ती संख्या होगी। तो 5 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी 5 धन 1 यानी कि 6। ठीक, और पूर्ववर्ती संख्या अगर यहीं पे पूछता है दोस्तों तो 5 में से 1 घटा देते यानी कि 4। ठीक है, तो यहाँ पे वही है पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या जैसे 7 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 7 ऋण 1 6 होगी। ठीक है, तो अनुवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए 1 जोड़ेंगे और पूर्ववर्ती संख्या निकालना हो तो 1 घटा देंगे। ठीक है, अब आगे दोस्तों इसी चैप्टर में आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पढ़ना है। तो यह सभी संख्याएं तो आपको पता ही है दोस्तों की प्राकृतिक संख्याएं जो गिनती की संख्याएं होती हैं 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं में बस शून्य अगर जोड़ दिया जाए, 0 1 2 3 4, ये सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। और पूर्णांक संख्याएं दोस्तों आपको पता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक बीच में जितनी संख्याएं, जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सभी क्या होती हैं, ये सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों p/q के रूप में जिन्हें हम व्यक्त कर सकते हैं, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 1/2 3/4 7/9, तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। और जो अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, जैसे √2 पाई की जो वैल्यू होती है, ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। अब बोल रहा है दोस्तों अगर 83 के अंकों को हम परस्पर बदल दें और जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है उसे हम मूल संख्या यानी कि 83 से घटा दें तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। मतलब कि जैसे यहाँ पे 83 दिया गया है तो इसके अंकों को परस्पर बदलने की बात कर रहा है। तो अंकों को परस्पर बदलना मतलब कि जो इकाई के अंक पे है उसे दहाई के अंक पे लिख दीजिए और जो दहाई के अंक पे है उसे इकाई के अंक पे लिख दीजिए। यानी कि ये देखिए ये संख्या कितनी हो जाएगी 38। जैसे मूल संख्या आपको क्या दी हुई है 83 और अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी 38 हो जाएगी। ठीक, अब बोल रहा है प्रश्न में कि मूल संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या कितनी होगी। तो मूल संख्या है 83 और परस्पर बदलने पर संख्या प्राप्त है 38। तो 83 में से 38 घटाने पे कौन सी संख्या प्राप्त होगी। 83 में से 38 घटाएंगे तो आपको 45 मिलेगा। तो यही आपसे पूछ रहा है तो 45 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए
इसके बाद है दोस्तों पूर्णांक व परिमेय संख्याओं के प्रतिलोम एवं तत्समक। अब इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो संख्या का मान 3/4 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न में दोस्तों आपसे कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या दोस्तों आपको पता ही है कि इसमें अंश होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसी को बोल रहा है कि अंश, एक परिमेय संख्या का अंश जो है वो उसके हर से 2 कम है, ठीक है। मतलब अंश का जो मान है वह हर के मान से 2 कम है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में धन 1 कर दें और हर में धन 1 कर दें, तो संख्या का जो मान हो जाता है वह 3/4 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब ठीक है, संख्या हमें ज्ञात करना है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें संख्या, परिमेय संख्या ज्ञात होने के लिए क्या ज्ञात होना चाहिए, उसका अंश और हर। तो अंश हम लोग मान लेते हैं कि x है, ठीक है। तो अंश यहाँ पे जब दोस्तों आप मान लेंगे x है, तो उसका हर क्या हो जाएगा, उसका हर हो जाएगा x धन 2। क्यों? क्योंकि अंश जो है वह हर से 2 कम है। तो अंश में अगर हम लोग 2 जोड़ देते हैं तो हमें हर प्राप्त हो जाएगा। तो हर हम लोग कितना लिख सकते हैं, x धन 2, ठीक। तो इस प्रकार परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी x बटे x धन 2। अंश का मान x है और हर का मान कितना है, x धन 2, x बटे x धन 2, यह परिमेय संख्या हो जाएगी। अब प्रश्न में कह रहा है कि परिमेय संख्या के अंश और हर में अगर एक एक जोड़ दिया जाता है तो नई संख्या जो प्राप्त हो रही है वह 3/4 प्राप्त हो रही है। तो यही दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्नानुसार। अंश में 1 जोड़ दीजिए आप, तो अंश में 1 जोड़ेंगे x में तो x धन 1 हो जाएगा, और हर में 1 जोड़ेंगे तो x धन 2 धन 1 हो जाएगा। और यह बराबर किसके बता रहा है, यह संख्या जो नई संख्या हमें प्राप्त हो रही है वह कितना है, 3/4। तो इसको बराबर दिखा दीजिए 3/4 के। अब यहाँ पे आप तिर्यक गुणा कर सकते हैं, यानी कि इस 4 का गुणा यहाँ ऊपर हो जाएगा और यहाँ जो हर में है इसका गुणा इस 3 में हो जाएगा। तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, 4 गुणे x धन 1 और x धन 2 धन 1 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। x धन 2 धन 1 कितना हो जाएगा, x धन 3, तो 3 में गुणा होगा x धन 3 का, ठीक। अब देखिए इस 4 का गुणा अंदर दोनों पदों में होगा, x में होगा तो 4x, फिर धन 1 में होगा तो 4, फिर बराबर 3 का गुणा दोनों पदों में होगा तो हो जाएगा 3x + 9। अब देखिए चर पद जो हैं उनको एक तरफ कर लीजिए आप, और जो अचर पद हैं उनको एक तरफ कर लीजिए। तो ये जो 3x है ये बराबर के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 3x। तो 4x में से 3x यहाँ घटेगा, और ये जो 4 है यहाँ पे धन 4, ये बराबर के इधर जाएगा तो ऋण 4 हो जाएगा, यानी कि 9 ऋण 4। तो इसे हम लोग इतना लिख सकते हैं दोस्तों, 4x - 3x बराबर हो जाएगा 9x - 4, ठीक। अब 4x में से 3x कट जाएगा तो बचेगा 1x। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 9 ऋण 4 यानी कि 5, यानी कि x का मान जो आपको मिल जाएगा वह 5 मिल जाएगा। x क्या है दोस्तों, x है अंश, तो अंश का मान आपको 5 मिल गया। और हर कितना है, x धन 2 यानी कि 5 धन 2 बराबर 7। तो यहाँ पे परिमेय संख्या दोस्तों आपको मिल जाएगी, अंश 5 है और हर 7 है, तो परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी, 5/7। यही आपसे पूछ रहा है कि परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो परिमेय संख्या कितनी हो गई, 5/7। अब इसके बाद दोस्तों आपसे पूछता है योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम, ठीक है। तो किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम दोस्तों वह संख्या होती है जिसमें अगर हम लोग उस संख्या को जोड़ दें तो हमें 0 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई संख्या हमें a दी हुई है और इसका योज्य प्रतिलोम हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं x है इसका योज्य प्रतिलोम। तो परिभाषा के अनुसार दोस्तों किसी संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम को अगर हम आपस में जोड़ दें तो मान कितना प्राप्त होता है, 0। तो संख्या a और उसके योज्य प्रतिलोम को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0, ठीक है। a धन x बराबर कितना हो जाएगा, 0, और x बराबर कितना आ जाएगा, ऋण a,
यानी कि किसी संख्या a का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ऋण a होता है। ठीक है, यह आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अगर कोई संख्या मान लेते हैं 3 दी गई है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ऋण 3। और कोई संख्या मान लेते हैं ऋण 5 दी गई है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ऋण 5 का ऋण यानी कि 5। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आप योज्य प्रतिलोम निकाल सकते हैं। और गुणात्मक प्रतिलोम किसी संख्या का क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उस संख्या से हम गुणा करते हैं तो परिणाम 1 मिलता है। अब संख्या अगर a है तो उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है उससे अगर हम लोग गुणा कर दें उसमें तो हमें मान कितना प्राप्त हो जाता है, 1। तो मान लेते हैं अगर a संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम जो है वह x है तो a और x का अगर आप गुणा करते हैं तो आपको मान कितना प्राप्त होना चाहिए, 1। ठीक है, तो x किसके बराबर होगा, x बराबर होगा 1/a के। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, किसी भी संख्या a का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वह 1/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक प्रश्न देख लीजिए, ऋण 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। तो ऋण 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम दोस्तों हम लोग मान लेते हैं x होगा। अब अगर ऋण 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम x है तो ऋण 4/9 और x का जो गुणनफल आना चाहिए वह 1 के बराबर आना चाहिए। यही यहाँ पे आप दिखा दीजिए, ऋण 4/9 गुणे x बराबर कितना होगा, 1 होगा। ठीक, अब इस 9 को इधर भेज दीजिए बराबर के, तो यहाँ ये ऊपर गुणे में होगा तो ये कितना हो जाएगा, ऋण 4x बराबर 9 हो जाएगा। और x बराबर अगर आप लिखना चाहें यहाँ ऋण 4 गुणे में है, बराबर के इधर भेज देंगे तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आप कितना लिख सकते हैं, ऋण 9/4। ठीक, तो ऋण 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, ऋण 9/4। तो इस प्रकार दोस्तों आप योज्य और गुणात्मक प्रतिलोम जो है वह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों योग मतलब क्या होता है, जोड़। अब जोड़ का उल्टा क्या होता है, जोड़ का उल्टा होता है ऋण। ठीक है, तो किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम अगर आपको चाहिए तो उसके सामने ऋण लगा दीजिए। ठीक है, उसमें ऋण से आप गुणा कर दीजिए। और किसी का गुणात्मक प्रतिलोम अगर आपको निकालना है तो गुणा का जो उल्टा होता है वह भाग होता है। ठीक है, उस संख्या को आप पलट दीजिए तो वही उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, तो a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होता है और a का योज्य प्रतिलोम -a होता है। यह आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा, कई लोग गलत करते हैं। अब इसके बाद देखिए समीकरण तथा सर्वसमीका। अब यहाँ पे आपको समझना है दोस्तों समीकरण क्या होता है और सर्वसमीका क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समीकरण, इक्वेशन क्या होता है। तो समीकरण समता सूचक चिन्ह युक्त बीजीय व्यंजक पर एक प्रतिबंध है जिसमें चर के किसी विशिष्ट मान के लिए दोनों पक्षों का मान समान होता है, जैसे x-5 बराबर 12। अब समीकरण में क्या होता है दोस्तों, समीकरण में समता सूचक चिन्ह होता है, मतलब कि बराबर का चिन्ह लगा होता है समीकरण में। और चर के किसी विशिष्ट मान के लिए दोनों पक्षों का जो मान होता है वह बराबर होता है, मतलब कि चर का कोई एक मान ऐसा होगा जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर होंगे। अब जैसे यहाँ पे x का मान अगर हम लोग 7 रख देते हैं तो 7-5 कितना होता है, 12, और बराबर के इधर कितना है, 12। तो x के किसी एक विशिष्ट मान के लिए दोनों का मान जो है वह बराबर है, और बाकी कोई मान x का मान 1, 2, 3, 4 आप रख देंगे तो दोनों पक्ष जो है वह बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो केवल एक या कुछ ही विशिष्ट मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं। ठीक है, तो समीकरण दोस्तों आप समझ गए क्या होता है, इसमें समता सूचक चिन्ह होता है और किसी विशिष्ट मान के लिए ही दोनों पक्ष बराबर होते हैं। अब कोई ये कहे कि x + 5 ग्रेटर देन 12, यह समीकरण है कि नहीं है, तो यह समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें समता सूचक चिन्ह नहीं है, तो इसे समीकरण नहीं कहेंगे। इसी प्रकार x + 5 लेस देन 12, यह भी समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें समता सूचक चिन्ह नहीं है। अब देखिए समीकरण की घात क्या होती है, पावर ऑफ इक्वेशन क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक समीकरण लिखा हुआ है x³ + 5x² + 3x + 7 = 0, तो
इसमें जो भी चर आया है, इसमें जो चर की अधिकतम घात होती है उसे हम लोग समीकरण की घात कहते हैं। जैसे यहाँ पे x की जो मैक्सिमम घात है वह 3 है, तो इसे हम लोग त्रिघातीय समीकरण कहेंगे, या इसे समीकरण की घात 3 है यह कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, एक घात वाले समीकरण को सरल रेखीय समीकरण कहते हैं, दो घात वाले समीकरण को द्विघात या बाइनोमियल इक्वेशन कहते हैं, तीन घात होता है जैसे यहाँ पे है तो त्रिघातीय समीकरण या ट्राइनोमियल इक्वेशन कहेंगे, और इससे बड़ी घातों को बहुघातीय समीकरण यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन हम कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, देखिए इसमें प्रश्न पूछा था समीकरण ऋण 4x धन 3 बराबर ऋण 6x ऋण 18 को सरल कीजिए। ठीक है। तो समीकरण को सरल करना दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया, जो चर होते हैं उनको एक तरफ आप कर लीजिए, जो अचर होते हैं उनको एक तरफ आप कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए चर और अचर को जब एक तरफ करेंगे तो यहाँ पे देखिए धन 3 है, यह अचर है, तो इसको बराबर के इधर भेज देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऋण 4x बराबर ऋण 6x ऋण 18, और यहाँ धन 3 था, ये इधर आएगा तो ऋण 3 हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऋण 6x यह चर है तो इसको इधर भेज देंगे। ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा, ऋण 4x धन 6x हो जाएगा, जब ऋण 6x इधर आएगा तो धन 6x हो जाएगा, और बराबर ऋण 18 और ऋण 3 के हो जाएगा। देखिए ऋण 4x धन 6x होगा तो 2x आ जाएगा, और 2x बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 18 और ऋण 3 के। तो ऋण 18 और ऋण 3 कितना होगा, ऋण 21, और x बराबर आप कितना लिख सकते हैं, ये 2 इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो x बराबर ऋण 21 बटे 2 लिख सकते हैं। ठीक। तो इस प्रकार आपको समीकरण दिया रहेगा, हल करना रहेगा, और समीकरण बनाते किस प्रकार हैं, कई प्रश्न ऐसे दिए रहेंगे जिसमें पहले आपको समीकरण बनाना रहेगा उसके बाद हल करना रहेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है, किसी संख्या के 4 गुने में से 3 घटाएं तो 5 प्राप्त होता है, इसे समीकरण के रूप में लिखिए। अब यहाँ पे दोस्तों दिया है कि किसी संख्या के 4 गुने में से 3 घटा रहे हैं तो हमें 5 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस संख्या को मान लेंगे कि वह संख्या x है जिसके 4 गुने में से 3 घट रहा है। ठीक है। उस संख्या को हमने मान लिया x है, तो उस संख्या का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 गुणे x यानी कि 4x, और संख्या के 4 गुने में से 3 घटाया जा रहा है यानी कि 4x में से 3 घट रहा है, तो इसे कितना लिख सकते हैं, 4x - 3, और कह रहा है कि संख्या के 4 गुने में से 3 घटाने पर हमें 5 प्राप्त हो रहा है। तो संख्या के 4 गुने में से 3 घटाने पर 5 प्राप्त हो रहा है, तो इसे दिखा देंगे बराबर 5 के, तो 4x - 3 को दिखा देंगे बराबर 5 के, यही हमारा समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा और यहीं पे x का मान पूछ सकता है, संख्या कितनी होगी यह आपसे पूछ सकता है। तो संख्या कितनी होगी, 4x - 3 बराबर 5 है, 4x बराबर कितना हो जाएगा 8, और x बराबर कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार दोस्तों x का मान भी आपसे पूछ सकता है, संख्या भी पूछ सकता है, तो आप बहुत ही आसानी से समीकरण बना करके संख्या का मान निकाल सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों आपने देखा समीकरण किस प्रकार बनाते हैं, समीकरण को किस प्रकार हल करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्वसमीका क्या होती है। जब कोई बीजीय समता अज्ञात मान के किसी भी मान के लिए सत्य हो तो उसे सर्वसमीका कहते हैं। सर्वसमीका का मतलब यही है दोस्तों कि जो भी चर है उसके हर एक मान के लिए जो दोनों पक्ष हैं वह बराबर होंगे। जैसे दोस्तों समीकरण में हमने देखा था समता सूचक चिन्ह होता है, तो सर्वसमीका में भी समता सूचक चिन्ह होता है, मतलब बराबर का चिन्ह होता है। लेकिन समीकरण में क्या होता है दोस्तों, किसी निश्चित मान के लिए दोनों पक्षों का जो मान होता है वह बराबर होता है। लेकिन सर्वसमीका में आप देखेंगे तो दोनों पक्षों का जो मान होता है वह किसी भी मान पे आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले होते हैं a+b का होल स्क्वायर, यह सभी सर्वसमीकाएं होती हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है x² - 1 बराबर x - 1
और ब्रैकेट में x+1। इसमें x का मान आप कोई भी रखेंगे तो देखिए अगर 2 रखते हैं तो बाएं पक्ष में कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग -1, और दाएं पक्ष में कितना आ जाएगा, 2 - 1 और 2 धन 1। इधर आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इधर आप सॉल्व करते हैं तो 3 आएगा, और इधर आप सॉल्व करेंगे तो भी आपको 3 मिलेगा। तो दोनों पक्ष बराबर मिलेंगे x के किसी भी मान के लिए। आपको कोई भी अगर प्रूफ करने को आता है दोस्तों कि इसको अभी आपको मान लेते हैं सर्वसमीका प्रूफ करना है, तो x के विभिन्न मान लिखिए आप 1 2 3, इस प्रकार आप तालिका बना लीजिए, x के विभिन्न मान लिख लीजिए और LHS लेफ्ट हैंड साइड का एक तालिका बना लीजिए और RHS का एक तालिका बना लीजिए। ठीक है, x के विभिन्न मान के लिए LHS का मान लिख लीजिए, RHS का मान लिख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार आप लिखते जाएंगे तो x के विभिन्न मान के लिए आपको LHS और RHS बराबर मिलते जाएंगे। x के हर एक मान पे आप देखेंगे कि LHS बराबर RHS हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप सर्वसमीका प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सर्वसमीका समझ गए होंगे। बस अंतर इतना ही है कि उसमें किसी विशिष्ट मान के लिए, समीकरण में किसी विशिष्ट मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं, और सर्वसमीका में किसी भी मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 24 है, उन संख्याओं में से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें दोस्तों दो संख्याएं दी गई हैं और उनका योग दिया गया है, और ये बताया गया है कि उनमें एक संख्या जो है वह दूसरे की दोगुनी है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं एक संख्या जो है उसमें से x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 गुणे x, क्योंकि एक संख्या जो है वह दूसरे की दोगुनी है, तो दूसरी संख्या 2x। अब दोनों संख्याओं का योग हमें पता है, तो दोनों संख्याओं का योग जो है वह बराबर दिखा देंगे। कितना पता है, 24, तो 24 के बराबर दिखा देंगे, तो x धन 2x बराबर 24 हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर 24, और x बराबर हम लोग लिखेंगे तो 24/3, और x का मान कितना मिल जाएगा, 3। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही आसानी से दोस्तों आप सरल कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा था परीक्षा में, x² धन 1/x² का मान ज्ञात कीजिए, जबकि हमें मान पता है x धन 1/x, इसका मान हमें पता है दोस्तों, और इसका मान हमें निकालना है। तो जो मान पता है दोस्तों उसमें देखिए x की घात आपको 1 दिख रही है, और जिसका मान आपको निकालना है उसमें x की घात आपको 2 दिख रही है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो पता है उसके दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए x धन 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे फॉर्मूला आप लगा दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो कितना होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। a कितना है, x है, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 1² इसे कितना लिख सकते हैं, 1/x², फिर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू a यानी कि x इंटू b यानी कि 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4। अब देखिए x² प्लस 1/x, यहाँ पे x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक बटे में है एक ऊपर गुणे में है, तो ये हो जाएगा धन 2 यहाँ पे। ठीक है, बराबर 4, और x² प्लस 1/x² बराबर ये 2 जो होगा, ये प्लस 2 जो है ये इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक, और 4 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे आपको x² प्लस 1/x² का जो मान मिल गया वह 2 मिल गया। ठीक, यही आपको यहाँ पे निकालना था। अब देखिए दोस्तों इसके बाद का चैप्टर है क्षेत्रफल, आयतन, धारिता की संकल्पना। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पढ़ना है क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, धारिता क्या होती है, और इसी पे आधारित प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, क्षेत्रफल तो आपको पता ही होगा कि कोई भी आकृति समतल पर जितना स्थान घेरती है उसी की जो माप होती है, मेजरमेंट होती है, उसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। अब कोई भी आकृति आप बना दीजिए, यह जितना क्षेत्र यहाँ पे घेर रही है, ठीक है, इस आकृति ने यहाँ पे समतल पे जितना क्षेत्र घेरा हुआ है, इसी की माप को क्या कहते हैं, इसी की माप को क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक,
अब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, या जिसे हम वर्ग सेंटीमीटर कहते हैं, या इस प्रकार सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या फिर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग वर्ग मीटर भी लिखते हैं और इस प्रकार मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो मात्रक ये हो गए क्षेत्रफल के। अब इसके बाद देखिए आयतन क्या होता है। तो कोई वस्तु जो तीन विमाओं लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई से बनी हो, वह कितना स्थान घेरती है, जब यह हम लोग मापते हैं तो उसी को हम लोग दोस्तों आयतन कहते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग घन सेंटीमीटर भी कहते हैं या फिर सेंटीमीटर क्यूब इस प्रकार भी लिखते हैं। ठीक है, और मीटर क्यूब को घन मीटर भी लिखते हैं और मीटर क्यूब इस प्रकार भी लिखते हैं। अब इसके बाद है धारिता, कैपेसिटी। जब किसी खोखली वस्तु तली युक्त हो में पदार्थ की जितनी मात्रा रख सकते हैं या उस बर्तन में पदार्थ की अधिकतम जितनी मात्रा आ सकती है, उसे बर्तन की धारिता कहते हैं। ठीक है, और धारिता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? लीटर होता है। अब धारिता क्या होता है दोस्तों? धारिता कोई भी खोखला बर्तन है। अब जैसे मान लेते हैं आपके छत पे पानी की टंकी होगी, उसकी धारिता कितनी होगी? उसकी धारिता होगी 500 लीटर, या बड़ी टंकी होगी तो 1000 लीटर। ठीक है, तो ये 500 लीटर क्या है दोस्तों? यह 500 लीटर है। उस टंकी में अधिक से अधिक कितना पानी हम स्टोर कर सकते हैं। तो धारिता यही होती है, किसी भी खाली बर्तन में जितना अधिक से अधिक द्रव की मात्रा आ सकती है, वही उस बर्तन की धारिता, कैपेसिटी होती है। ठीक है, और इसका मात्रक लीटर मैंने आपको बताया ही। और 1 लीटर बराबर होता है दोस्तों 1000 घन सेंटीमीटर। यह आप लोग याद रखिएगा। यानी कि अगर हम लोग 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक इस प्रकार का बर्तन बनाएं, तो इसमें कितना पानी आ सकता है? इसमें 1 लीटर पानी आ सकता है। ठीक, और इसी प्रकार 1 घन मीटर में कितना लीटर होता है? तो 1000 लीटर होता है। इस प्रकार आप समझिए कि अगर हम लोग एक टंकी बनाते हैं जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई जो है वह 1 मीटर हो, तो इसमें 1000 लीटर पानी आएगा। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आप अंदाजे से याद रख सकते हैं कि अगर 10 सेंटीमीटर वाले बर्तन को हम बना रहे हैं तो 1 लीटर पानी, और 1 मीटर वाले टंकी को हम बना रहे हैं तो 1000 लीटर पानी। इस तरीके से आपको याद भी रहेगा। अब आगे देखते हैं हम लोग क्षेत्रफल, आयतन और धारिता से जुड़े कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह आप लोग देख लीजिए कैसे प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। कई लोग आप में से गलती क्या करते हैं, जैसे देखा उन्होंने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन ज्ञात करने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है कि कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि एक कोई कमरा है जिसकी लंबाई जो है वह 11 मीटर, चौड़ाई जो है 8 मीटर और ऊंचाई जो है वह 5 मीटर है। इस कमरे की कोई भी कमरा जिसमें अभी आप दोस्तों बैठे होंगे, उस कमरे में भी क्या होंगी? 4 दीवारें होंगी। ठीक, इन्हीं 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, आयतन की बात नहीं की गई है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल। दीवार का क्षेत्रफल होगा तो आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कक्ष की जो लंबाई है वह 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई h 5 मीटर है। ठीक है, तो अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? देखिए मान लेते हैं दोस्तों आप ये कमरा है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है वह L है, ठीक, चौड़ाई जो है वह B है और ऊंचाई आप एज्यूम कर लीजिए, मान लेते हैं आप यहाँ कमरे में कहीं बैठे हैं और इस प्रकार सामने वाली दीवार को अपने देखिए। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है? इसमें आपको ये लंबाई दिख रही होगी। ठीक है, और आप ऊपर से नीचे देखेंगे, छत से और नीचे तक आप देखेंगे तो आपको एक ऊंचाई दिख रही होगी h। ठीक है, तो इस दीवार का अगर आपको दोस्तों क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लंबाई का गुणा आपको करना होगा
इसकी चौड़ाई क्या है, इसकी चौड़ाई ये h है, जितनी इसकी ऊंचाई है। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। तो यहाँ दीवार में क्या है, जो आपके सामने जो दीवार है इसमें एक तो लंबाई है और एक ऊंचाई है, ठीक है। तो आयत में क्या हो जाएगा, यह लंबाई गुणे चौड़ाई की जगह ऊंचाई होगा, ठीक। जो सामने वाली दीवार है आपकी, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे ऊंचाई यानी कि L इंटू एच। और इसी प्रकार आपके पीछे वाली जो दीवार है इसमें भी लंबाई होगा और ऊंचाई होगा, और क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई का गुणा ऊंचाई में होगा, तो L इंटू एच इसको भी लिख सकते हैं। और इसी तरीके से आपके दाहिने साइड की जो दीवार है इसका जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो चौड़ाई हमें दी गई है यानी कि B इंटू एच, इसका क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। और इसी तरीके से बाएं साइड की जो दीवार है इसका जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये जो चौड़ाई है इसकी चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि B इंटू एच इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा सामने वाली दीवार L इंटू एच और पीछे वाली दीवार आपके L इंटू एच और बाएं साइड की दीवार B इंटू एच और दाएं साइड की दीवार B इंटू एच। तो ये चारों क्षेत्रफल जब हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों तो हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ भी L इंटू एच है और यहाँ भी L इंटू एच है, तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू L इंटू एच। और इसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ भी B इंटू एच है और यहाँ भी B इंटू एच है, तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू B प्लस एच। अब देखिए दोनों जगह 2h आ रहा है तो 2h कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट में बच जाएगा L प्लस B यहाँ पे, ठीक है। अब मान रख दीजिए h, ऊंचाई कितनी है 5 है तो 2 गुणे 5 हो जाएगा, और लंबाई कितनी है 11 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 8 मीटर है, तो 11 धन 8 हो जाएगा, ठीक। अब बाहर 2 का गुणा 5 में होगा तो 10 हो जाएगा और ब्रैकेट में 11 में 8 जुड़ेगा तो 19 हो जाएगा, ठीक। फिर इस 10 का गुणा 19 में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 190 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों वह 190 वर्ग मीटर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, बर्तन में कितने लीटर पानी है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आपसे बताया कि बर्तन में कितना पानी है सेंटीमीटर क्यूब में बता रहा है और आपसे लीटर में पूछ रहा है, तो कुछ नहीं सेंटीमीटर क्यूब को बस आपको लीटर में बदलना है। तो देखिए दिया गया प्रश्न में बर्तन में जो पानी है उसका आयतन कितना है 7800 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको पता है कि 1 लीटर में कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया था 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप क्या लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा 1/1000 लीटर पानी, ठीक है। तो जहां सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है वहां पे आप क्या लिख सकते हैं 1/1000 लीटर, ठीक। तो यही आप लिख दीजिए, बर्तन में जो पानी का आयतन हो जाएगा वह 7800 गुणे सेंटीमीटर क्यूब की जगह 1/1000 लीटर आ जाएगा, ठीक। तो 1000 से देखिए 1000 नीचे 2 शून्य और ऊपर 2 शून्य कट जाएंगे और नीचे 10 बचा है, 78/10 को कितना लिख सकते हैं 7.8 लीटर। तो इतना पानी जो है वह बर्तन में है। इस प्रकार के प्रश्न, यही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, अगला चैप्टर है आपका त्रिभुज, आयत और वर्ग। इसमें दोस्तों आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, आयत के बारे में पढ़ना है और वर्ग के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वो चीजें जिसपे प्रश्न बनती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी ऐसी चीजें हम नहीं देख रहे हैं जिन पे प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। बहुत विस्तार में, हमारे पास समय तो है नहीं दोस्तों, तो हम बहुत ही स्पेसिफिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वो प्रश्न मैं आपको सवाल बता दे रहा हूँ, और जिन कॉन्सेप्ट पे प्रश्न आ सकते हैं वह मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, और इसमें क्या होते हैं 3 कोण होते हैं, ठीक है। अब इस त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना होता है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई क्या है
इस त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं ए बी, बी सी और सी ए, ये तीन भुजा है। और ऊंचाई यहाँ जब बी शीर्ष से लंब डालेंगे, ये जो बी डी भुजा है, ठीक है, यह ऊंचाई होगी। ठीक, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक, और समबाहु त्रिभुज पे दोस्तों आपसे प्रश्न पूछता है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है √3/2 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक, अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? समबाहु त्रिभुज में यह तीनों भुजाएं जो होती हैं ए बी, बी सी और सी ए, यह तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसी त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और उसमें अगर आपको केवल एक भुजा का मान पता है तो उसमें दोस्तों सभी भुजाएं बराबर ही हैं। अगर किसी भी भुजा का मान आपको पता है तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, और उसका फॉर्मूला ये होता है करनी में 3/2 भुजा का वर्ग। ठीक, इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल पे और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पे आपसे प्रश्न पूछता है। अब देखिए आयत दोस्तों आपको पता ही है कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, और इसके आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वह बराबर होती हैं, और सभी कोण जो होते हैं वह 90 अंश के होते हैं। और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि A बराबर L इंटू बी होता है। और परिमाप मतलब कि एक कोने से अगर आप चलना शुरू करते हैं और फिर से उसी कोने पे पहुंचने के लिए आपको जितनी दूरी तय करनी पड़ती है उसी को परिमाप कहते हैं। ठीक, तो आप भुजा पे चल रहे हैं, ठीक है, भुजा के एक कोने से आपने चलना शुरू किया है, फिर वहीं पे आप पहुंच रहे हैं, तो इसमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? एक बार लंबाई चलना पड़ेगा, फिर एक बार चौड़ाई, फिर एक बार लंबाई, फिर चौड़ाई, यानी कि 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई। तो परिमाप हो जाता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। और आयत का अगर विकर्ण आपको निकालना हो, विकर्ण मतलब क्या? ये जो दूरी है यह अगर आपको निकालना हो तो आयत का विकर्ण कितना होता है? करनी में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। तो इस प्रकार आयत का विकर्ण भी आप निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? वर्ग। वर्ग आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण जो होते हैं वह 90 अंश के होते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर। और परिमाप कितना होता है? 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 इंटू ए। और विकर्ण क्या होता है? करनी में 2 गुणे ए, या जिसे लिख सकते हैं A√2 होता है इसका विकर्ण। विकर्ण की लंबाई A√2 होती है। अगर भुजा A है तो A√2 विकर्ण की लंबाई होती है। ये हो गया। और एक फॉर्मूला दोस्तों जो आपको और याद रखना है, घनाभ। घनाभ आपको पता होगा, घनाभ का जो आयतन होता है वह लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, यह तो आपको पता ही होगा। अब आगे देखिए। अब दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूले तो आपने देख लिए, लेकिन इस पे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं यह आप लोग देख लीजिए। अब दोस्तों देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा है आपके परीक्षा में। एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर, इनके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का रुपए 15 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर के दर से खर्च क्या आएगा? 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। मैंने पेपर सॉल्व कराया है, उसमें भी मैंने आपको बताया था इस प्रश्न को। यहाँ भी आप लोग देख लीजिए। एक आयताकार मैदान है, ठीक है, जिसकी लंबाई 80 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है। अब बोल रहा है कि मैदान के बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ी। देखिए यहाँ पे लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ी, मतलब जो सड़क लंबाई के समांतर है वह 5 मीटर चौड़ी है। यहाँ पे आप देखिए लंबाई के समांतर बीचों बीच, मैदान के बीचों बीच सड़क निकाली गई है। यह मैदान के बीचों बीच सड़क है, ठीक है, और यह 5 मीटर चौड़ी है। और मैदान के बीचों बीच चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क निकाली गई है, ठीक है। तो इस सड़क को बनाने का खर्च पूछ रहा है। 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर खर्च आ रहा है और आपसे टोटल खर्च पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है? आपको इस सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेना है। इस सड़क का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे दोस्तों? इस सड़क का देखिए, ये जो लंबाई के समांतर सड़क है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? जितनी मैदान की लंबाई यानी कि 80 मीटर
लंबी ये सड़क हो जाएगी और 5 मीटर चौड़ी। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल के ये जो लंबाई के समांतर है इसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और इसके बाद ये जो चौड़ाई के समांतर है इस सड़क का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। इसकी जो इस सड़क की जो लंबाई हो जाएगी, यह जितना वर्गाकार मैदान का जो चौड़ाई है वह इसके बराबर हो जाएगी, और इस सड़क की चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे दोस्तों, तो आपको टोटल सड़क का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल कौन सा मिलेगा, उसमें इतना अधिक होगा। ये बीच वाला क्षेत्रफल जो है वह 2 बार जोड़ रहा है। ठीक है, तो यह बीच वाला भी क्षेत्रफल आपको निकाल करके एक बार घटाना पड़ेगा। ठीक, तो दोनों सड़क का क्षेत्रफल आप आयत के क्षेत्रफल के माध्यम से निकाल सकते हैं, और यह बीच वाला क्षेत्रफल भी आयत के क्षेत्रफल के माध्यम से निकाल सकते हैं। यह बीच वाला पार्ट जो कॉमन मिल रहा है दोनों सड़क में, यह एक ही बार बनेगा। ठीक है, लेकिन दोनों का जब हम लोग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ रहे हैं तो यह 2 बार जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसे एक बार घटा लेंगे तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितने क्षेत्रफल पे सड़क बनेगी। तो देखिए, लंबाई के समांतर जो सड़क है उसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो 80 गुणे 5 हो जाएगा, यानी कि 400 वर्ग मीटर, और चौड़ाई के समांतर जो सड़क है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 60 गुणे 3 यानी कि 180 मीटर हो जाएगा। और चौराहे का जो क्षेत्रफल है, यह चौराहे का क्षेत्रफल दोनों में जुड़ रहा है तो एक बार हमें घटाना पड़ेगा। तो चौराहे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 गुणे 3 यानी कि 15 वर्ग मीटर। तो सड़क का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 धन 180 और माइनस 15 यानी कि 580 माइनस 15 यानी कि 565 मीटर जो हो जाएगा वह सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा। और सड़क बनवाने का खर्च, अब सड़क बनवाने का खर्च कितना हो जाएगा दोस्तों, जितना दर है 1 मीटर 1 वर्ग मीटर अगर बनवाना है तो कितना खर्च है, 15 रुपए, और हमें 565 वर्ग मीटर अगर बनवाना हो तो कितना खर्च आएगा, 15 गुणे 565 यानी कि 8,475 रुपए। तो इस प्रकार से दोस्तों थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा परीक्षा में, और थोड़ा स्पीड बना के चलिएगा। स्पीड बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, सभी क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके जाना है। आपको वीडियो देखना है, वीडियो देखते समय आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन पेपर भी पूरा जैसे जैसे मैं वीडियो में सॉल्व करता हूं वैसे वैसे आपको भी सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको गणित के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ही जाइएगा एग्जाम देने। ठीक है, अब इसके बाद जो चैप्टर है दोस्तों वह है अवर्गीकृत आंकड़ों का वितरण तथा बार ग्राफ द्वारा प्रदर्शन। अब इस चैप्टर में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में आपको किस प्रकार आंकड़ों को मैनेज किया जाता है, किस प्रकार उनका प्रेजेंटेशन आप करें कि आंकड़ों का कुछ मतलब समझ में आए, यह आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। बहुत ही आसान है और इस पे बहुत ही आसानी से आप नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है। तो मूल रूप से प्राप्त आंकड़ों को कच्चे आंकड़े या अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। जैसे एक परीक्षा में 15 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, 8, 37, 16, 29, 25, 42, 36, 19, 45, 10, 24, 48, 14 तथा 30। अब दोस्तों यहाँ पे आपने 15 विद्यार्थियों के प्राप्तांक देखे, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है, कोई यहाँ पे ढंग है, किसी प्रकार से आपको इन आंकड़ों का कुछ मतलब समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, ऐसे ही बस ये लिख दिए गए हैं कि 15 विद्यार्थियों ने ये नंबर प्राप्त किए हैं। तो इन्हीं आंकड़ों को जो ऐसे ही लिख दिए जाते हैं, जिनका कोई क्रम नहीं होता है, इन्हीं को हम लोग अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। अब देखिए वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, ग्रुप्ड डेटा, वे आंकड़े जो एक सही क्रम में व्यवस्थित ढंग से दिए जाते हैं वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। जैसे कक्षा 8 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र की संख्या 7 है तथा उनके अंक क्रमशः 480, 473, 468, 452, 441, 419 तथा 389 हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि कक्षा 8 में जो 7 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं
प्रथम श्रेणी में उनके नंबर ये हैं। जो पहला है उसका 480 नंबर है, दूसरे पे 473 है और इस तरीके से जो सातवें पे है उसका 389 नंबर है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो आंकड़े आपको दिए गए हैं वह एक व्यवस्थित ढंग में दिए गए हैं। तो आप अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों में अंतर समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों आपको पता है अवरोही क्रम और आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। जैसे पहले 1 2 3 4, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या? घटता हुआ। जैसे 4 3 2 1, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बारंबारता क्या होती है। तो बारंबारता वह संख्या होती है जिससे यह ज्ञात होता है कि आंकड़ों में कोई संख्या कितनी बार दोहराई गई है। तो जैसे कोई आंकड़ा लिखा हो दोस्तों 1 2 2 3 3 4 4 4 6। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे अगर हम लिखें कि 4 की बारंबारता 3 है तो 3 एक संख्या है और यह क्या दिखा रही है कि 4 जो है वह इस आंकड़े में 3 बार आया है। तो यही होती है दोस्तों बारंबारता। बारंबारता वह संख्या होती है जिससे यह ज्ञात होता है कि आंकड़ों में कोई संख्या कितनी बार दोहराई गई है। तो बारंबारता 3 एक संख्या है जो दिखा रही है कि इस आंकड़े में 4 कितनी बार आया है। तो किसी भी संख्या की बारंबारता क्या दिखाती है कि वह संख्या किसी आंकड़े में, दिए गए आंकड़े में कितनी बार आया है। तो दोस्तों बारंबारता, फ्रीक्वेंसी आप लोग समझ गए होंगे कि बारंबारता हम लोग किसे कहते हैं। अब बारंबारता दोस्तों आप समझ गए। अब टैली चिन्ह क्या होता है दोस्तों? टैली चिन्ह होता है कि जैसे कोई संख्या, जैसे 4 अभी यहाँ पे 3 बार आ रही थी, तो आप सारणी बनाते समय क्या करते हैं? पाई खींचते हैं। तो 3 पाई आप खींचते और उसकी बारंबारता 3 लिखते, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे कोई संख्या मान लेते हैं 7, जिसकी बारंबारता मान लेते हैं 10 आ गई, ठीक है। तो अब 10 पाई जब आप खींचेंगे दोस्तों तो आपको गिनने में कठिनाई होगी, ठीक है। तो इसी को, कठिनाई को कम करने के लिए क्या किया गया कि 4 पाई खींची गई, ठीक है। और 4 पाई जैसे ही बढ़ी, 5वीं पाई जैसे आ गई, तो 5वीं पाई के लिए एक डायगोनल क्रॉस पाई खींच दी गई, ठीक है। तो इसी को, ये जो चिन्ह हो गया दोस्तों, इसी को टैली चिन्ह बोल दिया गया, ठीक है। तो 10 दिखाने के लिए क्या किया गया? 4 खड़ी लाइन और एक तिरछी लाइन खींच दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टैली चिन्ह, जब लकीरों की संख्या 4 से अधिक हो जाती है तो संख्या 5 के लिए 4 खड़ी लाइन और एक तिरछी लाइन, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह को टैली चिन्ह कहते हैं। आप समझ गए होंगे दोस्तों, जब किसी संख्या की बारंबारता दिखाना हो हमें और वह 4 से अधिक हो, ठीक है, तो 5 की जगह हम लोग 4 खड़ी लाइन और उस पे एक तिरछी लाइन, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब होता है 5, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे आपने देखा। अब इस पे प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं यह आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आप, प्रश्न है, एक विद्यालय की कक्षा 9 के 25 छात्रों के हिंदी प्रश्न पत्र में प्राप्तांक निम्नवत दिए गए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कक्षा 9 के 25 छात्रों के हिंदी विषय के प्राप्तांक दिए गए हैं और आपसे बोल रहा है कि दिए गए प्राप्तांकों के लिए बारंबारता सारणी बनाइए। अब दोस्तों यहाँ पे बारंबारता सारणी बनाने से पहले आप क्या करेंगे? इन जो भी आपको संख्याएं दी गई हैं इसको आरोही क्रम में आप लिख लीजिए। आरोही क्रम में लिखने के लिए आप क्या करेंगे? आप देखेंगे सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या 26, ठीक है। तो आप सबसे पहले 26 लिख लेंगे, ठीक। 26 जितने बार आ रहा है उतनी बार लिखते जाएंगे और इसके बाद आप देखेंगे तो संख्या आपको 28 दिख रही होगी। तो 28 जितनी बार आ रहा है वो लिख लेंगे। तो इस प्रकार आप संख्याओं को लिखते जाएंगे, ठीक। इस प्रकार जब आप लिख लेंगे तो आपको आसानी होगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है? सारणी बनाना है। सारणी बनाने के लिए आपको क्या करना है? सारणी बनाने के लिए जितने भी प्राप्तांक हैं उसको आप
एक सीध में लिख लीजिए जितनी भी संख्याएं, जैसे 26 आ रहा था, उसके बाद 28 आ रहा था, उसके बाद 31, 32, 34। तो इस प्रकार प्राप्तांक, जितने भी प्राप्तांक इसमें हैं, जो नंबर में प्राप्तांक हैं, ये नहीं कि आप शुरू से लेके अंत तक आपको लिखना है। आपको इस प्रकार नहीं करना है। जितने प्राप्तांक यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, जैसे 28 मिल रहा है तो 28 लिखेंगे, और 29 अगर किसी बच्चे का प्राप्तांक नहीं है तो 29 नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखिए इस प्रकार लिख लेंगे 26, 28, 31, 32। अब एक कॉलम आप टैली चिन्ह का बना लीजिए। टैली चिन्ह से आपको क्या फायदा होगा कि जितने, जैसे यहाँ पे 26 3 बार आया तो आप सीधे 3 लाइन खींचेंगे और उसके आगे बारंबारता, एक कॉलम आप बारंबारता की बनाए रहेंगे। बारंबारता में जैसे टैली चिन्ह का प्रयोग आपने किया, यहाँ पे 3 पाई खींचा तो बारंबारता आपको पता चल गई ये 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे बारंबारता में। अब 28 को आप देखेंगे 28 कितनी बार आ रहा है, तो 28 5 बार, तो 5 बार जब आएगा तो टैली चिन्ह में क्या होगा, 4 खड़ी लाइन और एक तिरछी लाइन, ये हो जाएगा टैली चिन्ह इसका 5 का, और बारंबारता 5 आप लिख देंगे। इसी प्रकार दोस्तों आपको सभी प्राप्तांकों के सामने उसका टैली चिन्ह और उसकी बारंबारता, ठीक है। इस प्रकार आपकी बारंबारता सारणी बनके तैयार हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप ये चाहें कि टैली चिन्ह आप ना लिखें तो ये टैली चिन्ह वाला कॉलम आप नहीं लिख सकते हैं, लेकिन टैली चिन्ह से क्या होता है दोस्तों की गलती होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। और कई बार प्रश्न में आपसे यहाँ पे बोल भी देता है कि टैली चिन्ह भी दिखाइए, तो टैली चिन्ह आप बना लीजिएगा। थोड़ा सा समय हो सकता है ज्यादा लगे, लेकिन गलती होने की संभावना जो है वह कम हो जाएगी। अब दोस्तों एक प्रकार की सारणी और इसमें बनती है, जो होता है वर्ग अंतराल की सारणी। अब दोस्तों आप देखिए इस प्रश्न में यहाँ पे 10 प्राप्तांक हमें प्राप्त हो रहे थे, कि मतलब 26 नंबर पाने वाले स्टूडेंट हैं, 28 नंबर, 31 नंबर वाले पाने वाले स्टूडेंट हैं। तो इस प्रकार जब आंकड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं, प्राप्तांक जब बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको देखिए इस प्रकार रो बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 20-25 रो अगर आपको बनाना हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा संख्याएं आपको ना लिखनी पड़े, प्राप्तांक ना लिखने पड़े। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वर्ग अंतराल चुन लेते हैं। कि अभी हम चुन लेते कि 20 से 30 के बीच में कितने प्राप्तांक हैं, तो उसमें 26 और 28 आ जाता, मतलब कि ये 2 रो जो होते हैं हमारे एक ही रो में आ जाएंगे। तो इस प्रकार देखिए एक सारणी हम इस प्रकार भी बना सकते हैं कि 10 से 15 के बीच जितने प्राप्तांक हैं वह इस बारंबारता में आएंगे, ठीक है। इस वर्ग अंतराल, इसको हम लोग बोलते हैं 10 से 15 जो हम लोग दिखा रहे हैं, इसे हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं। और इसकी निम्न सीमा जो है वह 10 है, इसकी उच्च सीमा 15 है, ठीक है। और 10 से लेकर के 14 तक की जितनी भी संख्याएं आएंगी उसे हम लोग इसमें गिनेंगे, ठीक है। और 10 से 14 तक की जितनी बार संख्याएं आएंगी सबका काउंट जो है, सबकी बारंबारता इसमें जोड़ी जाएगी, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं 10 2 बार आया, और 11 1 बार आया, 14 2 बार आया, ठीक है। तो इसकी बारंबारता मिलके कितनी हो गई, इसकी बारंबारता 5 हो गई मिलके, ठीक। तो इस प्रकार दोस्तों आप समझिए कि वर्ग अंतराल हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो आसानी के लिए हम वर्ग अंतराल का भी प्रयोग करते हैं, ठीक। अब इस वर्ग अंतराल को अगर हम लोग दोस्तों ग्राफ के माध्यम से दिखाएं तो किस प्रकार दिखाते हैं, चलिए मैं बताता हूं आपको। अब दोस्तों आपसे आयत चित्र पूछता है, आपको आंकड़े दे देगा, वर्ग अंतराल और उनकी बारंबारता देगा, आपसे बोलेगा कि आयत चित्र बनाइए, हिस्टोग्राम बनाइए। तो उसमें क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए आपको माप वर्ग अंतराल दिया गया है और प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता यहाँ पे दी गई है। तो आपको क्या करना होता है, आपको दोस्तों एक्स एक्सिस पे वर्ग अंतराल माप को दिखा देना होता है। जैसे 0 से 10 एक वर्ग अंतराल है, तो इस प्रकार 10 तक, फिर 10 से 20 दूसरा वर्ग अंतराल, फिर 20 से 30, और बारंबारता आपको y एक्सिस पे दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 से 20 के बीच बारंबारता कितनी है, 2। तो y एक्सिस पे आप बारंबारता का बना लेंगे, और
0 से 10 के बीच में बारंबारता 2 है, तो यहाँ पे आप एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ से मिला देंगे, ठीक है, 10 पे ले जा करके। तो 0 से 10 के बीच का ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद 10 से 20 के बीच में आप देखेंगे तो बारंबारता 8 है, तो यहाँ पे एक लाइन इस प्रकार खींचेंगे और मिला लेंगे लाके, ठीक है। तो इस प्रकार से 10 से 20 का रिप्रेजेंटेशन हो गया और सीधे आपको बस बारंबारता देखना है, यहाँ पे 14 है, तो इस प्रकार आप लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये बारंबारता हो गया। इस प्रकार आप सबकी बारंबारता दिखा करके लाइन मिला देंगे, तो यही आयत के द्वारा दोस्तों आप बारंबारता को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को आयत चित्र कहते हैं, ठीक। तो यही आपसे बनाने को बोलता है परीक्षा में, तो यह भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है यह प्रश्न, और भी ऐसे प्रश्न कराए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर। देखिए अगला चैप्टर है सर्वांग समता तथा समरूपता। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं सर्वांग समता क्या होता है। तो सर्वांग सम, जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, सर्व अंग सम मतलब कि सभी अंग समान बराबर होते हैं। तो सर्वांग समता की परिभाषा आप देखिए, वे दो आकृतियां जो आकार तथा माप दोनों में समान या बराबर होती हैं सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं, और इसका चिन्ह बराबर के ऊपर ऐसे एक लाइन का निशान, ठीक है। तो दोस्तों किसी भी आकृति में देखेंगे, एक तो उसका बनावट होता है, जैसे यह वर्ग है, यह वृत्त है, ठीक है। तो हर एक आकृति की एक बनावट होती है, जैसे यह कोई आकृति है तो इसकी एक बनावट है, ठीक। तो हर एक आकृति की एक बनावट होती है, उसकी आकृति होती है, हाँ, और उसका आकार होता है, साइज होता है, ठीक है। तो जब भी दोस्तों दो आकृतियों का जो रूप है वह समान होगा और आकार जो होगा समान होगा, मतलब कि अगर उन दोनों आकृतियों को हम एक दूसरे के ऊपर रख दें तो वह आकृति पूरा एक दूसरे को ढक लें, ठीक है। तो ऐसी दो आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसी दो आकृतियों को हम लोग सर्वांग सम कहते हैं, मतलब कि सभी अंग समान है। जैसा कि यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे हैं, दो वर्ग आपको दिए गए हैं जिनकी जो भुजाएं हैं, जैसे इसकी भुजा एक है तो इसकी भी भुजा एक है। तो इन दोनों वर्गों को आप देखेंगे तो यह दोनों वर्ग जो होंगे वह सर्वांग सम होंगे। जैसे यहाँ पे दो वृत्त आप देख पा रहे हैं, अगर त्रिज्या इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, तो इन दोनों वृत्तों को हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांग सम, ठीक है। तो सर्वांग सम दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, सभी सब कुछ बराबर होगा, ठीक है। दो आकृति अगर दी गई हैं और दोनों आकृतियां सर्वांग सम है तो उनका सब कुछ बराबर होगा, उनकी आकृति आकार सब कुछ समान होगा, ठीक। अब सर्वांग समता आप समझ गए दोस्तों। समरूप क्या होते हैं, समरूप होते हैं दोस्तों जब दो आकृति रूप में समान हो परंतु आकार में असमान हो, तो ऐसी आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं और चिन्ह इस प्रकार दिखाते हैं, ठीक है। तिरछी लाइन, बराबर हट जाता है। सर्वांग समता में देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह आता है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं रहता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे आकार जो होता है वह बराबर नहीं होता है। जो आकृति का रूप है, जो आकृति है, जैसे वर्ग है तो वर्ग ही रहेगा, लेकिन उसके आकार में परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे कोई छोटा वर्ग है और कोई बड़ा वर्ग है तो इसे हम समरूप कहेंगे, ना कि सर्वांग सम। जब ये दोनों का आकार बराबर हो जाएगा, ठीक है, तब दोनों वर्गों को हम सर्वांग सम कह सकते हैं, लेकिन जब आकार में भिन्नता है तब हम लोग इसे क्या कहेंगे, तब इसे हम समरूप कहेंगे। अब वर्ग और वृत्त को हम लोग समरूप नहीं कह सकते हैं, लेकिन दो वर्ग आपस में समरूप होंगे क्योंकि इनकी आकृति जो है वह समान है और आकार भिन्न है, ठीक। तो जब भी आकृति समान होगी, मतलब वर्ग है तो वर्ग के साथ वह समरूप होगा, वृत्त है तो वह वृत्त के साथ समरूप होगा। जैसे यह दोनों वृत्त आपस में समरूप हैं, ठीक, आकार में भिन्न है लेकिन दोनों वृत्त हैं तो समरूप हैं। अब दोस्तों सर्वांग समता और समरूपता में दोस्तों आपको बस एक आकृति जो है वह त्रिभुज
त्रिभुज की सर्वांग समता और समरूपता आपको पढ़ना है। यहाँ डिटेल में इसी पे आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो त्रिभुज की सर्वांग समता की क्या शर्तें होती हैं, यह आप लोग जान लीजिए। और इससे पहले ये जान लीजिए आप कि जब भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे तो उनकी जो तीनों संगत भुजाएं हैं और जो तीनों संगत कोण हैं वह आपस में बराबर होंगे। सर्व अंग सम मतलब कि अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके सभी अंग समान होंगे। अब त्रिभुज में क्या होता है, तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। तो कोई भी दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उनके तीनों भुजाएं और तीनों कोण जो होंगे वह समान होंगे। अब वह क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप कब कह सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, क्या शर्त है इसकी, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहली शर्त होती है भुजा भुजा सर्वांग समता, जिसे साइड 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 भी बोलते हैं, एस 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 इस प्रकार लिखते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रम के अनुसार दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समान हो तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। मतलब कि जैसे यहाँ पे त्रिभुज ABC है और PQR है, तो इसमें त्रिभुज ABC में अगर AB भुजा त्रिभुज PQR के PQ भुजा के और BC भुजा QR भुजा के, ठीक है, और CA भुजा जो है वह RP भुजा के बराबर हो जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, कम से कम अगर हमें इतना पता हो कि यह जो भुजा है वह इसके बराबर हो, AB भुजा जो है बराबर है PQ भुजा के और BC भुजा है QR भुजा के और CA भुजा जो है वह RP भुजा के बराबर है। अगर इतना ही हमें पता चल जाए तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। यही होता है सर्वांग समता का भुजा 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 शर्त। पहली शर्त आपने देख ली दोस्तों, और दूसरी शर्त क्या होती है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, मतलब कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता। अब जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि भुजा BC जो है वह बराबर है भुजा QR के और भुजा CA जो बराबर है वह भुजा RP के बराबर है, और इनके बीच में जो कोण बन रहा है कोण C वह बराबर है कोण R के। ठीक है, तब भी हम क्या कह सकते हैं, तब भी हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि दो भुजाएं और उनके बीच में जो बनने वाला कोण है वह आपस में बराबर हो, तब भी हम क्या कह सकते हैं, यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब इसके बाद तीसरा है कोण भुजा कोण, मतलब एंगल साइड एंगल सर्वांग समता। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कोण B जैसे है, कोण B अगर बराबर होता है कोण Q के और कोण C जो है वह बराबर होता है कोण R के। ठीक है, और ये जो भुजा है BC यह बराबर होती है भुजा QR के, तब हम लोग कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, और एक बार त्रिभुज सर्वांगसम हो गए आपस में तो बाकी चीजें, बाकी जो भुजाएं हैं दो और बाकी जो कोण है एक, वह अपने आप बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जब भी आपने दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दिया तो जो भी अननोन चीजें हैं वह आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपने सर्वांग समता की शर्तें पढ़ ली। अब इसके बाद हम त्रिभुज की समरूपता पढ़ लेते हैं कि समरूपता, कब दो त्रिभुज को हम समरूप कहेंगे और समरूपता में क्या शर्तें होती हैं और क्या विशेषता होती है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR अगर आपस में समरूप हैं, कब समरूप होंगे, जब इनके सभी संगत कोण, कोण A बराबर कोण P के होगा, कोण B बराबर कोण Q के होगा और कोण C बराबर कोण R के होगा। इसमें बस कोण अगर संगत कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे माप से तो मतलब होगी नहीं, जैसा कि आपको परिभाषा में पता होगा कि रूप समान हो और आकार से मतलब नहीं है। आकार अगर समान हो जाएगा तब तो सर्वांग समता हो जाएगी, लेकिन
अगर रूप समान है, आकृति समान है, जैसे त्रिभुज है, तो त्रिभुज के सभी कोण अगर त्रिभुज के सभी संगत कोण आपस में बराबर हैं तो उसे हम लोग समरूप त्रिभुज कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद अगर दो त्रिभुज समरूप हैं दोस्तों, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनकी जो संगत भुजाओं, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वह अनुपातिक होती हैं, मतलब कि समान अनुपात में होती हैं। समान अनुपात में होने का क्या मतलब है, अगर AB बाई PQ हम लोग करें तो यह बराबर होता है BC बाई QR के, मतलब कि जिस अनुपात में AB भुजा PQ के साथ है वही अनुपात BC भुजा QR के साथ होगी और वही CA भुजा RP के साथ में होगी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे AB और PQ का जो अनुपात है वह बराबर होगा BC और QR के अनुपात और AC और PR के अनुपात के। तो यहाँ से आप समझ गए दोस्तों कि अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनके भुजाओं का जो अनुपात होगा वह बराबर होगा। अभी इस पे हम लोग प्रश्न भी देख ले रहे हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा त्रिभुज के सर्वांग समता पे और समरूपता पे। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम देखिए त्रिभुज के सर्वांग समता पे एक प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर इतना है, BC बराबर इतना, CA बराबर इतना है और त्रिभुज PQR में PQ बराबर इतना है, QR बराबर इतना है और PR बराबर इतना है, तो दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। अब दोनों त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं दोस्तों। ABC ये त्रिभुज है और PQR ये त्रिभुज है और यहाँ पे हमें भुजाओं की माप दी गई है, तो इस प्रकार हम त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है। अब इसमें हमें देखना है, देखिए त्रिभुज ABC में AB बराबर 3.5 है, BC बराबर 7.1 है और CA बराबर 5 है और त्रिभुज PQR में भुजाओं की लंबाई इस प्रकार है। आप देखेंगे कि दोनों त्रिभुजों की जब आप तुलना करेंगे तो आप देखिए ये जो BC भुजा है यह बराबर होगी PQ भुजा के लंबाई के और जो AB भुजा है इसकी लंबाई जो है वह बराबर है RP भुजा के और ये जो AC भुजा है इसकी लंबाई RQ के भुजा के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों त्रिभुजों की तुलना करने पर AB बराबर PR, BC बराबर PQ और CA बराबर QR। अतः यहाँ पे भुजा 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 यस प्रमेय से यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के प्रत्येक भुजा दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है क्योंकि इनकी जो तीनों भुजाओं की माप है वह आपस में बराबर है। ठीक। तो इस प्रकार सर्वांग समता पे आप जो तीनों शर्तें हैं उस हिसाब से आप किन्हीं भी दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं समरूपता पे एक प्रश्न। देखिए समरूपता पे प्रश्न है, चित्र में त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समरूप हैं और त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों चित्र आपको बस बना के दिया है और कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है, जो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन रहा है और बाहर का जो त्रिभुज है यह दोनों त्रिभुज समरूप हैं। देखिए त्रिभुज AB समरूप है त्रिभुज PQR के, तो आपसे PQR की शेष भुजाएं पूछ रहा है। यहाँ पे PQR की बस एक भुजा दी गई है, आपसे दोनों भुजा PQ भुजा और PR भुजा की माप पूछ रहा है। ठीक है। तो समरूपता में दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, समरूपता में जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वह बराबर होता है। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं AB बाई PQ बराबर होगा इस भुजा के BC बाई QR के, BC बाई QR के। ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है दोस्तों, अब वैल्यूज आप रख दीजिए। AB की वैल्यू 2 है और PQ की वैल्यू दोस्तों आपको नहीं पता है। ठीक है। PQ को इसी प्रकार रहने दीजिए और BC की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3 है और QR की वैल्यू कितनी है 1.5 है। ठीक। तो अब इसे आप कितना लिख सकते हैं, 2 बाई PQ बराबर 1.5 से 3 कटेगा 2 बार में। ठीक। और PQ बराबर आप कितना लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे आप तिर्यक गुणा कर लीजिए। तिर्यक गुणा करेंगे तो 2PQ 2 इंटू PQ बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1 या फिर PQ बराबर आप क्या लिख सकते हैं 2 बाई 2 यानी कि 1।
PQ की वैल्यू कितनी मिल जाएगी दोस्तों, आपको 1 मिल जाएगी। और इसी प्रकार दोस्तों आप और क्या लिख सकते हैं, PQ की वैल्यू यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर मिल गई है। अब एक बार फिर से आप अनुपात समान दिखा दीजिए, यानी कि AC बाई PR बराबर आप दिखा सकते हैं BC बाई QR के। ठीक है, अनुपात समान है समरूपता से, तो AC का मान कितना है 2.8 है और PR का मान हमें नहीं पता है, और BC का मान कितना है, BC का मान है 3 और QR का मान कितना है 1.5। तो 2.8 बाई PR बराबर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो 2PR बराबर आप लिख सकते हैं 2.8, या फिर PR बराबर आप लिख सकते हैं PR बराबर आप लिख सकते हैं 1.4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यूज आपको मिल गई, PQ बराबर 1, PR बराबर 1.4। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, आसान है और आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जितना भी गणित में था 12वां यूनिट मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में करा दिया है दोस्तों। उम्मीद है सभी चैप्टर्स और सभी क्वेश्चंस उन पे आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। अब 2 दिन के मेहनत में मैंने दोस्तों यह पूरा नोट्स आपके लिए तैयार किया है। यह नोट्स का PDF जो है दोस्तों वह मैं बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रहा हूं आपको टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम से, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप सीधे टेलीग्राम पे जाके टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करिएगा, आपको हमारे चैनल का लोगो TUC लिखा हुआ मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे, नीचे ज्वाइन बटन होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पे आपको यह PDF बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको सभी चैप्टर्स बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। सभी प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, यह आपको समझ में आ गया होगा और आपका कॉन्फिडेंस अब बढ़ गया होगा दोस्तों कि हाँ मैं प्रश्न करके आ सकता हूं। अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की और जरूरत है, आप खुद से प्रश्न हल कर लीजिएगा, या फिर अगर आप मुझसे कहेंगे तो अब मैं एक वीडियो ऐसी बना दूंगा जिसमें मैं सभी चैप्टर्स पे आधारित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो पूछे हुए प्रश्न हैं, उनको एक वीडियो में करा दूंगा सभी यूनिट के क्वेश्चंस को। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, तो आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों और आप 25 में 25 स्कोर करके ही आएंगे। वैसे अभी भी बहुत है, अगर इस वीडियो को भी आप 2-3 बार देख लेते हैं और जितना क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर भी आप 25 में 25 स्कोर करके ही आओगे। ठीक है, अब दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी की तैयारी कम समय में एकदम बेहतर हो जाए। और इसी प्रकार दोस्तों आपको पता ही है कि सभी विषयों के वीडियोस बना दिए गए हैं, एक ही वीडियो में आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत ही मेहनत से तैयार किया है सभी वीडियोस को, तो आप सभी वीडियोस को शेयर करिए, एक एक प्रशिक्षु तक यह सभी वीडियोस पहुंचनी चाहिए, तभी हमारी मेहनत सफल होगी दोस्तों। तो आप वीडियोस को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुपों में जरूर शेयर करिए। और चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे लाल कलर का इस प्रकार से सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा और बगल घंटी का निशान आ जाएगा दोस्तों, और उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस जो हैं वह आपको मिल पाए। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे भविष्य में ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस आपसे मिस ना हो। और आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और आगे आपको सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस एक ही वीडियो में अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने सभी चैप्टर्स पे आधारित क्वेश्चंस पहले ही करा रखे हैं, तो गणित विषय के प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, सभी विषय हमने ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ा दिए हैं, सभी विषयों को आप पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सभी विषयों का, सभी विषयों की प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।